जो है आपका ये मैकेनिक्स टॉपिक है, ठीक है। तो अभी क्या क्या हुआ, हीट लाइन बीम हो गया 3, इलेक्ट्रिसिटी मीडियम 4, ये लास्ट है, ठीक है। तो इसमें देखें क्या क्या आएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा भले बने, लेकिन क्या क्या क्वेश्चन आता है इसी से मैं डिस्कस करते जाते हैं किस टाइप का है, ठीक है। तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कि लंबाई का मात्रक क्या क्या होता है, तो फर्मी होता है। फर्मी कौन सा मात्रक मेजर करता है, नाभिकीय दूरी, न्यूक्लियर डिस्टेंस। मैचिंग कराने के लिए दे सकते हैं, इस तरफ फर्मी, एंगस्ट्रॉम, लाइट ईयर, पारसेक, और दूसरी साइड अलग अलग नाभिकीय दूरी, तरंग, सबसे अधिक दूरी, बड़े बड़े खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी, ऐसा दिया जा सकता है, ठीक है। तो जब ऐसा दिया जाएगा तो इसमें जो है आपका कुल मिलाकर के आपको ये देखना है। और दूसरी चीज, यदि एलटी का पेपर था उसमें पूछा था सबसे छोटा मात्रक कौन सा है लंबाई का, तो फर्मी था इसमें, क्योंकि उनमें फर्मी था, लेकिन है नहीं सबसे छोटा। फर्मी 10⁻15 आ रहा है, हो सकता है कि इससे भी छोटा कोई दे दे जिसपे 10⁻20 आ जाए, ठीक है। तो फर्मी नाभिकीय दूरी मेजर करता है, 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम क्या करता है, तरंग दैर्घ्य को मापता है ये, ठीक है। ये किसको मापता है, तरंग दैर्घ्य को मेजर करता है, वेवलेंथ को। और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। प्रकाश वर्ष, कई बार यही पूछा था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो लंबाई या दूरी का मात्रक होता है। ये क्या करता है, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी जो होते हैं, खगोलीय पिंड जो होते हैं, उनके बीच की दूरी मेजर करता है। और इसमें देखिए होता क्या है, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.046 इंटू 10⁻15 मीटर। इतना पता होना चाहिए, 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻15, ठीक है। बहुत ज्यादा होता है ये, ठीक है। और इसके बाद पार्सेक पूछा जाए, तो पार्सेक क्या होता है, पार्सेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। पार्सेक लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पार्सेक होता है, ठीक है। ये इसका वैल्यू कितना होता है, लगभग 3.26 टाइम्स लाइट ईयर होता है। अब पार्सेक से आपको सेक नहीं कंपेयर करना है, क्योंकि सेक टाइम का यूनिट हो जाएगा, लेकिन पार्सेक क्या है, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है। उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, ये क्या मापता है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापता है। इसका वैल्यू जो होता है 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। ये चीजें हो गया। तो आपसे मैचिंग के लिए दे सकते हैं, पूछ देगा लाइट ईयर क्या है, पार्सेक किसका मात्रक है, यही सब आएगा। तो आपका मात्रक यहाँ पे खत्म हो गया। मूल राशि, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक आप लोगों को पता है, उसको बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। 10 साल का 20 वो पदार्थ की मात्रा मूल राशि, इसके अलावा से व्युत्पन्न है, फंडामेंटल पॉइंट है, सब डिराइव। ये क्या है, मास का यूनिट। चंद्रशेखर लिमिट पूछा था, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा क्या है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। आपसे कह दे कि चंद्रशेखर द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो चंद्रशेखर लिमिट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। चंद्रशेखर सीमा द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ये कितना होता है, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.5 गुना के आसपास होता है, 1.4 टाइम्स होता है, ठीक है। द्रव्यमान नहीं पूछता, यही पूछता है कि किसका मात्रक, ठीक है। ये चीजें हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल मास, यह है एएमयू, जिसको कहते हैं हम एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एएमयू क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास क्या होता है आपको पता ही है, न्यूट्रॉन का मतलब यही होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 हो जाता है, तो इन सबके मास के बराबर होता है एएमयू, ठीक है। सेक समय का मात्रक होता है, 1 सेक बराबर होता है 10⁻8 सेकंड। एक बार इसका वैल्यू भी पूछा है, तो 1 सेकंड में 10⁻8 सेकंड होता है, ठीक है। डेल या डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। थर्म जो होता है, थर्म से थर्मोडायनेमिक्स होता है। थर्मा किस चीज को बताता है, उष्मा को बताता है, हीट को बताता है। इसका मतलब हीट एनर्जी और उष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, थर्म होता है। ये पूछा गया है, थर्म किसका मात्रक है, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। अब आपका मात्रक क्लियर हो गया ना सारी चीजें, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं आना है। अब देखिए परसेंटेज एरर पे आपका 3 टाइप का परसेंटेज एरर बताया गया था। एक बताया गया था बिलो 10%, एक अबव 10%, एक मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसमें कई फार्मूले होते हैं, आप यहाँ देखें, जैसे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कहता है, तो t बराबर 2π√L/g। तो लंबाई के साथ टाइम का क्या रिलेशन होता है, टाइम पीरियड डायरेक्टली रिलेशन हो रहा है √L। जब ये कहता है कि लंबाई 2% बढ़ा दिया, तो क्या है, ये 10% से कम है, तो 10% से कम है, इसका मतलब फार्मूला क्या लगता है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज निकालेंगे। तो इसके पावर हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा P बटे T गुणे 100 बराबर 1/2 डेल्टा L/L। देखो ये जैसे कह दिया लंबाई 2% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, तो 1/2 गुणे 2% कितना हो जाएगा, 1%।
समझ में आएगा? तो ये 1% बढ़ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है कि लंबाई 10% बढ़ा दिया जा रहा है या 21% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 21% या 10% क्या है, इस वाले में आएगा 10% और अबव 10% में। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू गुणे 100। इनिशियल वैल्यू को हमेशा हम 100 मानते हैं, फाइनल वैल्यू को जितना कहता है, जैसे 21% L1 को हमेशा हम 100 मानेंगे। हाँ, L2 पे क्या करेंगे, 21% बढ़ा रहा है तो 100 में 21 जोड़ेंगे, 121 हो गया। ठीक है, वो फाइनल माइनस इनिशियल, अंतर हमेशा प्रारंभिक के सापेक्ष लिया जाता है बटे प्रारंभिक वैल्यू गुणे 100। क्योंकि अब पावर इसमें क्या था, अंडर रूट में था, इसलिए सबका अंडर रूट लगा दिया। ये एबव 10% वाला फार्मूला। जैसे कहा लंबाई 21% बढ़ा रहा है तो 121/11 का अंडर रूट आएगा, तो ये 11 हो जाएगा माइनस 10 बचा 1, ये 10 हो जाएगा, 10% आएगा। ठीक है, तो एबव 10% ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बिलो 10% ये लगाते हैं। उसी तरह से रेडियस ऑफ अर्थ, और इस बार जी में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि पृथ्वी की त्रिज्या 1% बढ़ा दिया गया तो जी के मान में क्या होगा। तो इस बार देखिए यहाँ पे आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो रेडियस बढ़ेगा तो जी घटेगा, रेडियस घटेगा तो जी बढ़ेगा। अब इसका मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके पावर 2 है तो क्या हो गया, डेल्टा जी बटे जी गुणे 100 बराबर पावर बाहर आ जाता है 2 डेल्टा आर बटे आर इंटू 100, ये हो गया। अब 1% बोला था तो 2 गुणे 1% कितना आ जाएगा, 2%। ठीक है ना, तो रेडियस जितना कहता है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जी को वैल्यू ये फर्क पड़ेगा। ठीक, उसी तरह से हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी, जब मोमेंटम दिया जाए काइनेटिक एनर्जी पूछे बिलो 10% एबव 10%, कौन से समझ गए ना, इस पे न्यूमेरिकल हो गया है ना। बिलो 10% का मतलब देखें काइनेटिक पी स्क्वायर बटे 2m होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी स्क्वायर हुआ तो जो पावर होता है वो पहले आ जाता है, पी की जगह क्या लिखेंगे, इसमें जो इधर है डेल्टा पी बटे रियल वैल्यू डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर इधर 10% या 10% ऊपर है तो P1 को 100 मान लेंगे, P2 को जैसे के दिया गया कि ये जो है 44% बढ़ाया जा रहा है या 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% बढ़ाया जा रहा है, तो अगर P1 को 100 मानेंगे तो P2 क्या जाएगा 120, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100 करते हैं, पावर देते हैं, स्क्वायर है तो सबका स्क्वायर कर दिया, फिर हो जाएगा 120 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर गुणे 100, 44% आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, देखिए समझ पूछ ले एक एक न्यूमेरिकल, इसको आप लोग देख लीजिएगा, फॉर्मूला रिवीजन के लिए क्लियर है ना। बिलो 10% के लिए क्या हो जाएगा, बिलो 10% का इसमें ये फॉर्मूला हो जाएगा, और एबव 10% पूछता है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, रेडियस, अच्छा इसका प्रतिरोध वाला खूब इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध में अगर बिलो 10% पूछता है तो 2 टाइम्स होता है डेल्टा एल बटे एल इंटू 100। जैसे कहा इसी प्रतिरोध की लंबाई 0.1% बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ 2 से गुणा है तो 2 गुणे 0.1 होगा तो 0.2% आ जाएगा, बिलो 10% पूछता है तो। और एबव 10% पूछता है तो L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर बटे L1 गुणे 100। जैसे कह दिया सरल ये किसी कार की लंबाई 10% बढ़ा दिया गया तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 10% भी एबव 10% में आएगा, 10% और एबव 10% हुए तो शुरू की लंबाई को 100 मानेंगे, L2 कितना हो गया 110, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक गुणे 100 कर दिया। अब देखिए लंबाई के डायरेक्ट क्या है, स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इसलिए सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब जमीन प्रोपोर्शन तो लंबाई के होता है, लेकिन त्रुटि निकालने में हम स्क्वायर करते हैं, क्यों करते हैं आपको बताया था ना, वो चीज है यहाँ पे। अब इसके बाद आपका खत्म हो गया, अब आता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर माने स्थिर सदिश, स्थिर सदिश का मतलब सिंपल जान लीजिए कि जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए है, यहां से चल करके यहां आया और पूछ लिया इसका विस्थापन क्या है, यही पोजीशन वेक्टर। तो विस्थापन क्या होता है, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। ठीक है, अब जैसे यहाँ के लिए यहाँ कोऑर्डिनेट है 1 2 3, तो इसका मतलब 1 की जगह x, 2 की जगह y, 3 की जगह z। कह दे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया 3 4 5, इसका मतलब x की जगह 3, y की जगह 4, z की जगह 5। ठीक है, तो कह दे यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ रहा है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो इतना माइनस इतना। ठीक है, x एक्सिस है तो उसके साथ i कैप लग जाएगा, y है तो z कैप, j कैप, और z है तो k कैप। जैसे कहता है कभी कि अब तो दिया गया कि एक पॉइंट है, पार्टिकल है, एक पॉइंट पे है जिसके कोऑर्डिनेट 1 2 3, उस पर फोर्स लगाया गया, वहां से डिस्प्लेस होके वो पॉइंट बी पर आता है, इसके कोऑर्डिनेट 3 5 6 है।
तो अब बताइए कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आई जेके के टर्म में आ जाएगा, एफ डॉट डी कर देंगे, आपको वर्क डन आ गया। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, ये इसमें ट्रेंड में है टू है कि किसी पार्टिकल फोर्स लगाया था, इस पॉइंट से इस पॉइंट स्पेस होता है, तो किया गया कार्य बताइए। हाँ घटा देते हैं, जैसे देखिए मैं बता दूं कि अगर ये देखें यहाँ पॉइंट ए पे x1 y1 z1 और ए से बी आया x2 y2 z2, तो इनके बीच का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, जैसे यहां पे अगर हम रखते हैं 1 2 3 और यहां रख देते 4, यहां अगर हम रख देते 4 5 6, तो अब देख रहे हैं 4 में से घटाएंगे 3 तो कितना लिखा जाएगा 3 आई कैप प्लस 5 में से 2 घटाएंगे 3 तो 3 जे कैप प्लस 6 में 3 घटाएंगे 3 के कैप। तो पोजीशन वेक्टर कितना है समझ में आ जाएगा, और वर्डन पूछता है तो उसी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, देखिए वही लिखा है, समझ में आ गया। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट में कई चीजें आपको याद करना है। दो वेक्टर ए डॉट बी है तो इनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का कोण है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है ए डॉट बी निकाल करके मार बी, तो इस तरह से हमें थीटा पता चल जाएगा। ठीक है, बाद ए बी का वैल्यू ए बी कॉस थीटा ये पूरा होता है, ये भी आप जान लीजिए। अगर कभी कह दिया जाए कि दो वेक्टर ए और बी पैरेलल है, तो पैरेलल है इसका मतलब ए डॉट बी बराबर ए बी आना चाहिए। भाई पैरेलल है, थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो इसमें रखेंगे तो ए डॉट बी बराबर ए बी आ जाएगा। लेकिन कह दिया दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90 हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, मतलब दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के अगर लंबवत है तो ए डॉट बी जीरो हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन कभी कहता है कि वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, वेक्टर ए है, वेक्टर बी ए आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप है, दोनों परपेंडिकुलर है तो ए का मान रखिए, तो ए डॉट बी बराबर जीरो कर लीजिए, वहां से ए का मान आ जाएगा। ए डॉट बी कैसे निकालेंगे पता है ना, ए और बी के एक्स कोएफिशिएंट का आपस में गुणा हो जाएगा प्लस वाई वाई का गुणा हो जाएगा, जेड जेड का गुणा हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन के डॉट के। समझ में आ रहा है ना, बोला कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये चीजें आएंगी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका डॉट प्रोडक्ट पे ए डॉट बराबर, या कभी कभी दे देगा कि कोई वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जी कैप प्लस के कैप है, ये निम्नलिखित जितने ऑप्शन में उसमें किसके परपेंडिकुलर है, तो कोई एक ऑप्शन होगा जैसे आई कैप, किसी में होगा आई कैप प्लस जे कैप, तो एक वेक्टर आपका ये ऑप्शन के वेक्टर को वेक्टर बी मान लीजिएगा। दोनों में चेक करके देखिए उसमें ए और बी का दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते जीरो आ रहा है, जिसमें जीरो आएगा वही है, आया हुआ इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें हैं, और एंटी पैरेलल है तो 180 डिग्री होता है, कोई पूछता उसका नहीं है इसको। ठीक है, दूसरा वर्क डन। अगर वेक्टर सामने दिया है एफ और डी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। दिया है डिस्प्लेसमेंट किस पॉइंट से इस पॉइंट जाता है तो डी निकाल के डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है कि 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 2 सेंटीमीटर का, दोनों के इसका कोण इतना है, तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है, फोर्स दिया है, वेलोसिटी दिया है, पावर पूछ रहा है तो पावर बराबर एफ डॉट पी, ये दोनों ज्यादा फेमस है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर बी डॉट ए होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए होता है, मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, सरफेस एरिया सरफेस एरिया है। पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों ने पढ़ा है माइनस पी डॉट ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा माइनस एम डॉट बी हो जाता है। ठीक है, सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, अपोजिट का 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आई डॉट जे रखेंगे तो यहाँ पे cos 90 बनेगा, cos 90 0 होता है, क्योंकि आई एक्स एक्सिस पे होगा, जे वाई एक्सिस होगा, थीटा 90 बन जाएगा। और आई आई सेम होता है तो थीटा यहाँ 0 बनता है, इसलिए आई सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा हो जाएगा, सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और डिफरेंट का क्रॉस प्रोडक्ट अलग आता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, या आपको इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी को कहा जाता है। तो दो वेक्टर ए बी है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर दिशा को बताता है। अच्छा, ए क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो हमेशा वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होता है।
और यूनिट वेक्टर भी इसी दिशा में होता है। तो ये भी कहीं पूछा है, ए क्रॉस बी कहाँ होता है, तो ए क्रॉस बी हमेशा बी और ए प्लेन के लंबवत होता है। जैसे आपका उधर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये ऊपर जो है जेड एक्सिस। ठीक है, यूनिट वेक्टर हमेशा ए क्रॉस बी के दिशा में होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी का बाण जो होता है ए बी साइन थीटा होता है, क्योंकि बाण परिमाण होता है और परिमाण अदिश राशि होती है, इसमें दिशा लग गया तब ये सदिश होती है। वहां दिशा क्या बताता है, यूनिट वेक्टर एकांक सदिश। ठीक है, दो वेक्टर पैरेलल है, ए क्रॉस बी 0, परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी बराबर है, इससे चेक ही नहीं करना, आप ए डॉट बी वाले से करिए। ठीक है, क्योंकि इससे चेक करेंगे ज्यादा समय लगेगा। अब इसमें आपके लिए काम की चीजें क्या है, देखिए इसमें सर्किल नहीं बनाया है, एक सर्किल होता है ऐसे आई जे के। जब हम क्लॉक वाइज चलेंगे तो पॉजिटिव दिया जाता है, तो आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई। लेकिन जब उल्टा चलेंगे एंटी क्लॉक, आई क्रॉस के, तो जे तो आएगा लेकिन माइनस आएगा। एंटी क्लॉक चलते हैं तो माइनस होता है, क्लॉक वाइज चलते हैं तो प्लस होता है। देखिए लिखा है आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई है। लेकिन जब उल्टा चलेंगे तो माइनस लिखा है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है। लेकिन ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते हैं, माने स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव समझ है ना दोनों का, तो नहीं होता, इसलिए ए क्रॉस बी को हम हमेशा माइनस बी क्रॉस ए लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे कि दो वेक्टर ए बी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का मान, ए क्रॉस बी निकालने का एक तरीका ये भी है, आप आई कर दीजिएगा, जे कर दीजिए, के कर दीजिए, वेक्टर ए का a1 a2 a3, बी का b1 b2 b3। अब इसको निकाल लेंगे तो थोड़ा से क्रॉस बी आ जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल परिमाण में आएगा तो मान ले लेना है। ठीक है, 1/2 कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजाएं ए और बी दी है तो ए क्रॉस बी होगा, लेकिन विकर्ण दिया है, विकर्ण माने दिया है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण d1 d2 है, तो 1/2 d1 गुणे d2 होता है। ठीक है ये। अच्छा, इसमें कुछ फेमस फार्मूले आपको प्रकट हो जाएंगे, यहाँ पे दिख जाएंगे सर। फार्मूला बी बराबर आर ओमेगा होता है, लेकिन आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ओमेगा क्रॉस आर होता है। आर बराबर आर क्रॉस एफ, और कोणीय संवेग बराबर आर क्रॉस टी। तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में पढ़ा है, पी क्रॉस सी एम क्रॉस बी। ठीक है, तो वी बराबर ओमेगा क्रॉस आर, तार बराबर आर क्रॉस एफ, कोणीय संवेग बराबर आर क्रॉस टी, पी रेखीय संवेग। ठीक है, इसके बाद कभी भी घनाभ है उसकी भुजाएं ए बी सी है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ये आपको घनाभ का आयतन बताता है, और इसी को कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, कोप्लेनर मतलब सभी एक प्लेन में लाई करना है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, लंबाई एल चौड़ाई बी ऊंचाई एस, तो क्या करेंगे एल डॉट बी क्रॉस एच। ठीक है, इसको एक क्रम से लिखते जा सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी भी सही है, बी डॉट सी क्रॉस ए भी सही है, सी डॉट मतलब क्रम से है तो सही है। और ये सभी कंडीशन कोप्लेनर कंडीशन दिखाता है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कोप्लेनर कंडीशन क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये तीनों कंडीशन ये तो कोप्लेनर में एक प्लेन में लाई करे, और यही घनाभ का आयतन भी होता है। ठीक है, अब इसमें एक रूल और आएगा आपका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम। देखिए समांतर चतुर्भुज के नियम की कहानी तो बड़ी अच्छी है। अच्छी कहानी ये है, यहां पकड़िए थोड़ा सा। कोई वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, दोनों थीटा एंगल से इंक्लाइन है, तो इसके बीच का परिणामी वेक्टर आर जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गए तो cos 90 अगर 0 हो जाएगा तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर एक वेक्टर इधर आ रहा है और दूसरा वेक्टर इधर आ रहा है, तो हम परिणामी क्या करेंगे, इधर बनाएंगे, और इधर बनाने के लिए हम यहाँ पे ऐसा सेटिंग करेंगे कि हमारा इस तरह से बने, तब तीसरा परिणामी यार इधर हो। जैसे कि कोई कह दिया कि एक ट्रक वाला है, पूरब की तरफ जा रहा है B1 वे से, फिर उत्तर मुड़ गया, तो वेक्टर में चीज और होता है, अगर वेक्टर ए ऐसे हो, ऐसे कर दिए तो माइनस ए हो, वेक्टर ए ऐसे है, इसका उल्टा कर दिया तो माइनस होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर जैसे ये कहते हैं कि कोई आदमी है ऐसे गया ऐसे आ गया,
ऐसे आ गया। अब इसका परिणाम ही कहाँ बन पा रहा है? इनके साथ पहले होगा, साथ नहीं बोल रहा है, बाकी वेक्टर से परिणाम भी बन जाएगा, ऐसे नाप लेंगे यही हो जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में तो आया नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। ठीक है, जब ऐसे आता है तो लोग दिशा इधर मारते हैं, लेकिन जैसे ही आप ये दिशा इधर करेंगे कुछ नहीं करना है, इसको वाई एक्सिस बढ़ा दीजिए, ये दिशा पे ऐसे कर दीजिए, तो इसके बीच में से परिणाम बन गया। अगर इधर पूरब है, उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बन गया। और लोग इधर मार देते हैं नॉर्थ ईस्ट, ऐसे बना देते हैं, नॉर्थ ईस्ट नहीं हुआ, इसको हमने इधर ले लिया। ठीक है, ये चीजें हो गया। तो ये ध्यान देना है उसमें ट्रक ड्राइवर का जब आता है, तो ट्रक ड्राइवर में ये जो डेल्टा बी आएगा वो क्या आ जाएगा, आ जाएगा अंडर रूट इसका v1 ये है, v2 ये है, तो हो जाएगा v1 स्क्वायर, ये माइनस v2 है तो माइनस कभी प्लस ही होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये आ गया। डायरेक्शन आ गया नॉर्थ वेस्ट। एवरेज एक्सप्रेशन पूछ लिया, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी कर दीजिए। ठीक है, औसत कोण कह दिया, तो औसत कोण पूछे तो है, देख कहता है अंडर रूट इतना कर दिया, डायरेक्शन क्वेश्चन होती है। अच्छा, एक होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, उसमें तो आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, tan थीटा बराबर मैन बटे रेन, ये क्लियर है। और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन अंडर रूट रेन का स्क्वायर प्लस मैन का स्क्वायर, यहाँ पे करना ही नहीं है तो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए वहां पे चीज है। और क्या आता है, आ सकता है हमसे ट्रक वाला आता है, वो आता है, वो जो भी जाएगा। अब ना वाला भी उसमें लग जाएगा, ना वाला कंडीशन है। ठीक है, ये देखिए एवरेज एक्सेशन डेल्टा बी जगह v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बटे डेल्टा टी, वही कंडीशन है। ट्रक ड्राइवर में जा रहा है v1 स्पीड से, फिर v2 स्पीड से जा रहा है, तो ये चीजें हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अच्छा बोट वाले में देखिए, जब हमें ये पढ़ना होता है बोट के मतलब नदी क्या है, नदी ये है और ये इसकी चौड़ाई है, तो इधर एक स्पीड इसका इधर हो गया। ठीक है, पानी ऐसे बह रहा है तो पानी का स्पीड वेलोसिटी ऑफ वाटर ये हो गया, और ये स्पीड ऐसे हो गया। अब आपसे कह दिया कि शॉर्टेस्ट पाथ पे चलना है नाव, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब वो अप स्ट्रीम में चलेगा, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में, तो बोट की स्पीड ये हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बोट की स्पीड ये कर देंगे, और वाटर का इधर है, तो अब हमें क्या करना है, एक इधर हुआ एक इधर हो, तो एक इधर बना रहा है, तो वाटर का इधर है तो इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कर देंगे तो माइनस हम लिख देंगे। अब देखिए एक इधर एक इधर, ये बीच में आ गया, तो बीच वाला क्या हुआ, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब दे देगा कि नदी की चौड़ाई इतनी है और इतने किलोमीटर से इतने घंटे में पार किया जाता है, तो 4 बराबर दूरी बटा समय से 4 निकाल लें। और वाटर का स्पीड दिया है, वाटर स्पीड रख देंगे तो ये अपने आप आ गया। ठीक है, लेकिन जब कहता है कि हमें कम से कम समय में पार करना है, कम से कम समय पार करने दूरी से नहीं मतलब होता है, तब आपको डाउन स्ट्रीम में लाएंगे, क्योंकि ये स्पीड इधर होगा, वाटर का आपका ये हो गया, तो ये बराबर क्या हो गया, इसका स्क्वायर अंडर रूट प्लस इसका स्क्वायर। वेक्टर नहीं मानना है, डायरेक्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाइए, कोई डाउट नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी कल ध्यान दिलाइएगा, एक एक क्वेश्चन सभी टॉपिक पे करा देंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, टीवी के लिए एक फिक्स है, इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड एंड सैटेलाइट से आ सकता है। देखिए ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण में देखिए है, सबको पता है जिस बल से पृथ्वी किसी चीज को खींचती है गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल ही भार होता है, और यही बराबर होता है mg, fg बराबर w, w बराबर mg। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और होता है कि अगर पृथ्वी के आसपास सुरंग करके किसी पार्टिकल को छोड़ दिया जाए, तो पार्टिकल क्या करेगा, पृथ्वी के सेंटर पे आके ऊपर नीचे सेक्शन में होगा, और उसका टाइम पीरियड ये होगा 2 पाई अंडर रूट आधी बटे जी 84.6 मिनट, और उसका मोशन क्या होगा, एसएचएम होगा, क्योंकि जैसे उस सेंटर से नीचे जाएगा, सेंटर का ऊपर आओ, ऊपर आया, फिर सेंटर का नीचे आओ, तो बेचारा ऊपर नीचे के चक्कर में ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गया। अच्छा, दो मास बॉडी एक m1 m2 दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ये होता है जी m1 m2 का नाम इसका है। यहाँ पे g क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, सभी जगह फिक्स रहता है, इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 रहता है। अच्छा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी में स्मॉल जी लगता है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन क्या होता है,
तो जब स्मॉल जी और कैपिटल जी में हम रिलेशन निकालते हैं तो स्मॉल जी कैपिटल जी में रिलेशन आपका जो आता है ये रियल रिलेशन ये आता है। लेकिन हम एक बात करते हैं पृथ्वी के बहुत नजदीक कक्षा में अगर कोई चीज है तब क्या होता है, तो नजदीक कक्षा में ऊंचाई बहुत कम मानते हैं, कम मानेंगे तो ऊंचाई को नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल रेडियस आगे प्लस एच की जगह आगे हो जाएगा, तो वहां पे आपका जी का मान हो जाता है GMA/2। ये बहुत नजदीक कक्षा में होता है। जी का मान 9.8 समुद्र तल पे 45 डिग्री अक्षांश पर होता है। अक्षांश समझते हैं ऐसे लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ऐसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, फिर 23.5 साउथ में मकर रेखा, तो इसी तरह से आपका कितना है 45 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका जी का मान इतना माना गया है। इसके अलावा जी का मान अलग अलग जगह जाने पर बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, जी का मान बदलने के कितने कारण हैं? 2 कारण होते हैं। पहला कारण पृथ्वी पूरी तरह से गोल तो है नहीं, पृथ्वी की आकृति और आकार गोल नहीं, उसका रेडियस अलग अलग जगह अलग अलग है, रेडियस बदलेगा तो जी बदलेगा, ठीक है। उसी को बोलते हैं ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, पहला ये चीजें हैं। तो देखिए जब बनाते हैं तो पोल पे रेडियस कम है और जी का आर में रिलेशन क्या हो रहा है, जी का आर के साथ जो रिलेशन हो रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो यहाँ रेडियस कम होगा इसीलिए जी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर रेडियस ज्यादा है तो जी का मान कम होता है। तो भूमध्य रेखा पे क्या होता है, जी का मान कम होता है, ध्रुव पे ज्यादा होता है। इसका मतलब भूमध्य से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जी का मान कम से ज्यादा के मतलब बढ़ेगा। अगर ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं, ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब जी घटेगा। कभी भी किसी बॉडी का मास नहीं बढ़ता घटता है, मास वही रहता है, भार घटता बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जी का मान घटता बढ़ता है। जैसे आपसे कहा जाए कि कोई एक पिंड है 10 किलोग्राम का, उसको हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ ला रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा क्या? तो द्रव्यमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जी का मान घटेगा इसलिए भार घटेगा, ठीक है। जैसे कहा जाए कोई आदमी है उसका द्रव्यमान 30 किलोग्राम पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पे क्या हो जाएगा? 30 ही रहेगा। लेकिन जब भार कहता है तो जी का मान चंद्रमा पे 1/6वां हिस्सा होता है, तो भार क्या हो जाएगा? 1/6वां हिस्सा हो जाएगा। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं डालना है, भार कहे तो 6 से भाग दे, ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया। पोल पे अधिकतम होता है, इस पे मिनिमम होता है, इससे इधर जाएंगे बढ़ेगा, इससे इधर आएंगे घटेगा, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, ऊपर जाते हैं तो भी होता है, नीचे आते हैं तो भी होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, दोनों कारण से जी का मान कम होता है। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा? तो ऐसे केस में कोणीय वेग का मान 0 हो जाता है। हाँ, कोणीय वेग का मान अगर 0 हो जाएगा तो पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्रुवों पे अगर कोई बॉडी रखा है तो उसका जी ओमेगा स्क्वायर आदि बढ़ जाता है, और जी इतना बढ़ेगा तो भार क्या आता है? भार m इंटू जी होता है, इसलिए भार m ओमेगा स्क्वायर आदि बढ़ जाएगा। पोल पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पोल पे जी डैश बराबर 3 है, आपको ओमेगा होता ही नहीं है। इक्वेटर पे जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आदि होता है। जब गोल गोल घूमना बंद कर देगा, जैसे हम सीधी रेखा में चलना ही बंद कर दे तो रेखी वेग 0 हो, कोई बॉडी गोल गोल घूमना ही बंद कर दे तो कोणीय वेग 0 हो जाएगा, कोणीय वेग 0 होगा तो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पे भार बढ़ता है, ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला आता है पृथ्वी कम हो जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका क्या टाइम पीरियड पूछता है क्या? पृथ्वी त्रिज्या कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा, हाँ, ठीक है। अब देखिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका आ रहा है, इसको रखा ही मान लीजिए। हाँ, पृथ्वी पे चल रही स्पीड अगर बढ़ा दे तो स्पीड बढ़ाने वाले ओमेगा को भी बढ़ा दीजिए, जी और तेजी कम हो जाए, एक जी तो और तेजी कम हो जाएगा क्योंकि माइनस वैल्यू हो रहा है और कम होगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा वैल्यू बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ आ रहा है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है। पृथ्वी पर से जब हम ऊपर जाते हैं ना तो जी का जो रियल फॉर्मूला आता है वो जी डैश बराबर जी 1 + h/r² होता है। अब इसमें कह रहे कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो वहां पे जी का मान क्या होगा? तो h बराबर r रख दीजिए, और h बराबर r रखेंगे तो वहां पे जी का मान g/4 आ जाएगा। तो कई बार पूछा है कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाने पर जी का मान कितना होता है? g/4 या g/4 मान कितनी ऊंचाई पे होता है? तो जी डैश की जगह g/4 रखेंगे तो h बराबर r ही जाएगा। यह आपसे कर दिए
पृथ्वी की त्रिज्या h बराबर r/2 ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे g का मान क्या होगा, तभी फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे, इसमें नहीं रखेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ा देगा। हाँ, वो नहीं सॉल्व किया, अगर गलती से ही रखता हमारा इसमें रख दिया तो गलत करेगा, इसी में ही रखना है वैल्यू, h बराबर जितनी ऊंचाई पे का ही यही रखना है, ठीक है। अब इसी को आगे एक्सप्लेन करते हैं, तो g का मान होता है g डैश बराबर g 1 माइनस 2h अपन आदि। तो देखिए क्या है, 2h अपन आदि घटाया जा रहा है, इसलिए g का मान घटता है। नीचे आने पे क्या होता है, g डैश बराबर g 1 माइनस h अपन आदि, यहाँ भी घटता है। अब नीचे के ऊपर जाने पे ज्यादा घटता है, नीचे आने पे ज्यादा घटता है, तो यहाँ पे h अपन आदि घटाया जा रहा है, यहाँ पे 2h अपन आदि घटाया जा रहा है, तो ज्यादा कहाँ घटाया जा रहा है, यहाँ पे घटाया जा रहा है। इसका मतलब सबसे तेजी से ऊपर जाने पे घटता तो दोनों में है, लेकिन दोनों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा तेज कहां घटता है, ऊपर जाने पे, ठीक है। अगला होता है पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के अंदर जी का मान जो होता है वो ये होता है, जी डैश बराबर GMI r/r³ या इसी स्मॉल जी डायरेक्टली। इसको तो मैक्सिमम लोग गलत कर देंगे, अंदर वैल्यू जी का ये होता है, सभी जगह GM अपन r² नहीं होता है, GMI बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं पढ़े थे हम, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड क्या पढ़े थे, डायरेक्टली प्रोसेस वाला, वही सेम। और पोटेंशियल भी इसका उसी तरह से है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल आप लोग को याद है, V बराबर क्या था, Q/4πε0 2r³ ऊपर 3r² माइनस r², यही ना। पोटेंशियल में भी रखना है 3r² माइनस r² GME बटे r की जगह क्या करना है 2r³, 3r² माइनस r²। पोटेंशियल में भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल में वही रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने रखा था, अभी आगे नंबर आएगा उसका। गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता बल बटे मास होता है, Gm बटे r होता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, पृथ्वी में जी का मान 1/6 होता है, इसलिए भार 1/6 होता है। अब केपलर का पहला नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षीय चाल का नियम सबको पता है, सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह घूमते हैं और सूर्य उनके एक फोकस पर है, क्योंकि अपनी कक्षा में घूमते हैं, इसलिए लॉ ऑफ ऑर्बिट इसका नाम दिया गया है। दूसरा इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफली चाल का नियम होता है, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाले रेखा समान समय में समान क्षेत्रफली दूरी पार करता है, तो क्षेत्रफली चाल का नियम कहलाता है, और इसमें कोणीय संवेग संरक्षित होता है। ये केपलर का नियम है, वह dA/dt ये बराबर J/2m होता है, या ये बराबर 1/2r² थीटा डॉट या ओमेगा होता है। जे वाला फार्मूला भूल गए ना, तो J बराबर mv²/r होता है, तो J/m बराबर br होता है, यहां से निकाल कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा dA/dt बराबर J/2m या 1/2r² ओमेगा या 1/2r² थीटा का, शायद पीजीटी में आया है, ठीक है। तो ये फार्मूला पूरा जानते रहिए, ठीक। न्यूमेरिकल का दर्शन आपसे हो जाएगा, के प्लस जरूर होगा, ठीक है। टाइम पीरियड का स्क्वायर, रेडियस नहीं दूरी है, दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे कह दिया जाए सूर्य यहाँ है और कोई ग्रह सूर्य से r दूरी पर है, तो एक चक्कर लगाने में ये समय लगाएगा, समय का स्क्वायर इस दूरी के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। कभी देखें कि दो ग्रह है, सूर्य से r1 r2 दूरी पर है और इनका टाइम पीरियड T1 T2 है, तो एक चक्कर लगाने में दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा T2/T1 का स्क्वायर बटे R2/R1 का क्यूब, या इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें रखेंगे आ जाएगा। अब गलती से कोई उपग्रह वाला भी फॉर्मूला इसमें लगा दिया, तो सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी दिया, समय पूछो तो यही लगाइए। अब आप लोग नसीब अच्छा अगर देगा, सैटेलाइट पूछेगा लगा देंगे तो भी सही हो जाएगा, होता अलग फॉर्मूला है, लेकिन यही मैच कर रहा था, ठीक है। आप गलती की तो उसने यही पूछ रहा है, लगा देंगे सही हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। भूतुल्यकारी उपग्रह कहे तो उसका टाइम पीरियड वहां देगा नहीं, उसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है, जान लीजिए, क्योंकि जब बात भूतुल्यकारी उपग्रह की आती है तो वहां टाइम पीरियड देता नहीं है, 24 घंटे आप जान लीजिए। हाँ, तो गया भूतुल्यकारी उपग्रह। भूतुल्यकारी उपग्रह की प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। भूतुल्यकारी उपग्रह क्या होता है, हाँ, इसका आवर्तकाल 24 घंटे होता है। ये क्या होता है, पृथ्वी के सापेक्ष स्पिन दिखाई देगा, है ना। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमते थे, भी पश्चिम से पूर्व घूमेगा। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे कभी कहा ये पृथ्वी है और पृथ्वी की त्रिज्या r है,
कह दिया कि पृथ्वी के तल से 2r की ऊंचाई पर, ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इसको केयरफुली सुनिए। पृथ्वी की त्रिज्या से 2r की ऊंचाई पर कोई पिंड है, तो इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी हो जाएगी? 2r तल, और इसका रेडियस 3r, तो आप 3r रखेंगे, ठीक है। और जब ये खुद दे दिया कि पृथ्वी से उसकी दूरी 3r है, तो 3r ही रखें। लेकिन अगर ये पृथ्वी तल से 2r की ऊंचाई पर है, तब आप 2r के साथ r जोड़ दें। स्टेटमेंट में आप जब तल कहे तो रेडियस जुड़ जाएगा, क्योंकि दूरी हमेशा सेंटर से लिया जाता है ना, यहां से हो जाएगा। इन्होंने यहाँ पे दूरी ही नहीं दी, तल का मतलब बारीक पृष्ठ होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो यार अब ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, सबको पता है ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, पृथ्वी के नजदीक कक्षा में जो कक्षीय चाल होता है ऑर्बिटल स्पीड, वो हो जाता है √GMI/RE, √GRE या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ एक चीज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ऑर्बिटल स्पीड अगर किसी कक्षा में अगर अच्छा पेज ट्रांसमिट नहीं होता है। अच्छा देखिए, किसी कक्षा में अगर जो है कोई पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, रेडियस r है, तो इसका ऑर्बिटल स्पीड हमेशा जो है, जब आप लिखेंगे रेडियस के टर्म में, तो v0 बराबर होता है √r के इनवर्सली होता है, √GMI/RE। इस कॉन्सेप्ट पे लगाते हैं। जैसे ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो पूछा हो, तो v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा? √r2/r। माने इतना ध्यान देना है कि उसको रेडियस का इनवर्सली रखना है। ऑर्बिटल स्पीड उस बॉडी की जो दूरी है रेडियस से सर्किल जो बना रहा है, उसका इनवर्सली होता है। गलती से जीआरई समझ करके आदि को डायरेक्टली मत कर दीजिएगा, ठीक है। लोग जो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े इसमें रखते हैं, गलत हो जाता है। और खूब आया है, जहां थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है वहीं से क्वेश्चन में फर्क पलट देता है, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आया है v1 v2 का रेशियो क्या होगा, तो √r2 ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। बाकी ऑर्बिटल स्पीड आपका ये क्लियर ही है, फॉर्मूला पूछेगा तो जानते ही है। नजदीक कक्षा में टाइम पीरियड क्या होता है? 2πRE/g ये होता है। अच्छा, जब इसी को हम √2 टाइम्स देख देते हैं, √2 टाइम्स मतलब √2 1.41 होता है, तो 1.41 टाइम्स अगर उसका वेग अगर हम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा? उस पलायन वेग में कन्वर्ट हो जाएगा। पलायन करने मतलब वो पलायन कर जाएगा, स्केप कर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि अगर ऑर्बिटल स्पीड 41% अगर हम बढ़ा देते हैं तो ये बॉडी स्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा, ठीक है। तो इसके पलायन वेग का फॉर्मूला √2GMI/RE होता है, √2GRE होता है। इसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कोई दूसरा ग्रह है, देखिए ये पृथ्वी का है, अलग अलग ग्रह का अपना अलग अलग होगा। जैसे लीजिए किसी दूसरे ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, उस ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 4 गुना या 3 गुना चाहे जितना है, तो वहां पे पलायन में क्या होगा? आपको क्या करना है, ध्यान ऐसे देकर के लगाइए, ज्यादा वो नहीं। कैपिटल जी से कट जाएगा, लेकिन मास के डायरेक्टली रेडियस के इनवर्सली होंगे, यही है ना। तो उस ग्रह का पलायन वेग या कक्षीय चाल दोनों रख सकते हैं, बटे पृथ्वी का पलायन वेग या कक्षीय चाल बराबर √ उस ग्रह का वेग, मास की समानुपाती है, तो उस ग्रह का द्रव्यमान इनटू उस ग्रह की त्रिज्या, ठीक है। v है, v माने पृथ्वी, पृथ्वी का द्रव्यमान बटे त्रिज्या करेंगे तो त्रिज्या क्या आ जाएगा ऊपर। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जो कह रहा है, इसे वैल्यू रखिए। एमपी की जगह एम के टर्म में 2 गुना दिया तो 2 रख दीजिए, आरपी की जगह 3 गुना दिया तो 3 रख दीजिए, काट दीजिए, अपने आप दोनों का रेशियो आ जाएगा। इसका वैल्यू कैपिटल है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया था, उसका कारण क्या है? वीआरएमएस स्पीड उसके पलायन वेग से ज्यादा होता है। वीआर कहीं भी देखे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड वाला टर्म देखे, वही आंसर आपको बन जाए। वीआरएमएस स्पीड इसके वेलोसिटी से ज्यादा होता है, इसलिए चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता, सब उड़ जाते हैं, नीचे नहीं आ पाता है। अब अगला चीज स्थिति ऊर्जा देखिए, स्थिति ऊर्जा क्या होता है? नेगेटिव बल है। फोर्स क्या होता है? G m1m2/r², यही होता है ना। वर्जन क्या होगा? फोर्स इंटू आर
तो जी एम वन एम टू बटे आर, उसका था आर से आर कट गया तो नीचे एक आर बचा, इसका मतलब जी एम वन एम टू बटे आर, उसी को इन्होंने लिखा है माइनस जी एम वन की जगह मास ऑफ अर्थ, एम टू दूसरा मास बटे आर, तब ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपन आदि होता है। ठीक है। अच्छा कह दे कि ये कहाँ था, पृथ्वी के नजदीक अच्छा में, अगर पृथ्वी से कह दे ये ऊंचाई पर क्या होगा, आर ई के साथ में जोड़ दीजिए, ये होता है। अब कह दे कि कितनी वृद्धि हो जाएगी दोनों में, तो दोनों में से घटा देंगे तो आपका ये फॉर्मूला आता है। जैसे कभी ये कह दिया जाए कि पृथ्वी को 2r की कक्षा से 3r की कक्षा तक ले जाने में स्थिति ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, तो 2r 3r, r r e प्लस एच, तो ज्यादा कौन है, ये है और कम ये है, और 2r 3r में ज्यादा कौन है, 3r, इसका मतलब 1 अपन आर ई प्लस एच की जगह 3r कर देंगे, इसकी जगह 1 अपन आर ई की जगह 1/2r, और इस फॉर्म डायरेक्ट कैलकुलेशन है ना, कितना आ जाएगा 3 - 2 बटे 3 दूनी 6, 1 बटे 6 जी एम एम अपन आ दिया जाए। जैसे 2r की कक्षा से 3r कक्षा में जंप कर रहा है तो आप डायरेक्ट ही लिखेंगे जी एम एम 1 बटे 2r माइनस 1 बटे 3r, माने आर ई की जगह वो आर्बिट, अगला आर्बिट उससे अगर बड़ा है तो आर्बिट प्लस एच की जगह लिखेंगे। ठीक है, इसमें तो दिया गया, लेकिन कभी कभी कहना है कि पृथ्वी तल से एस बराबर इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, तब ये फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा, तब इसके लिए ये साहब एम जी एच बटे 1 प्लस एच बटे आर आएगा, खूब देता है, क्या देता है। अच्छा आप लोग निकालिए फट से एक आधे सेकंड में निकालिए, एच बराबर आर ई पे स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाते हैं अगर हम, तो वहां पे स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि है एम जी एच बटे 1 प्लस एच बटा आर ई, तो एच बराबर आर ई पे स्थिति ऊर्जा क्या होगा बताइए फट से। इसमें इसमें कोई जरूरी नहीं दूसरा संबंध, जो कक्षा है वो कक्षा उससे अगली वाला कक्षा आर ई प्लस एच, आगे शिक्षा दोनों को है। एच बराबर आधी ऊंचाई पर जाने पर स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, अजीत एम जी आधी बटे 2, एच की जगह आधी बटे आधी 1 प्लस 1 से एम जी आधी बटे 2। नहीं अभी तो ये फार्मूले का रिवीजन है, कैसे कैसे आ रहा है, अभी सब एक एक टॉपिक में जो न्यूमेरिकल है वो कल से शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुआ ना, कभी कभी बराबर बच्चे तो ऊंचाई पर बताइए, इस पे रखेंगे और देता है कभी दे दिया। अच्छा ये बताइए अगर कह दिया 3r की कक्षा से 4r की कक्षा में जाने पर स्थिति ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, तो आर ई की जगह क्या लिखेंगे 3r, वेरी गुड, आर ई प्लस एस की जगह 4r। ठीक है, खत्म कहानी बस, ये तो स्थिति रखना नहीं पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा माइनस जी एम ए पर आर ई होता है, ये जीएमए पर आर ई प्लस एच होता है, अंतर क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इतने में से इसको घटाएंगे माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, जीएमए अपन देखिए कॉमन है, कॉमन ले लिया, इसकी जगह आर ई बचा, इसकी जगह आर ई प्लस एच बचा, वही तो किया हूं। यही दोनों पोटेंशियल जी याद करिए, माइनस जीएमए अपन आर ई, ये ऊंचाई पे जीएमए अपन एम बटे आर ई प्लस एच, अंतर क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, ये अपने आप आ गया, ये वाला आपको पढ़ना पड़ेगा। यह ऊंचाई पर जाने पर वृद्धि कितना होता है, आर का खूब है। ठीक है, यश बराबर आर देगा, यश बराबर आर बाई 2 देगा, कुछ भी देगा तो इससे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। पता नहीं ये वाला आपका इतना डीप में है कि नहीं। रेडिएशन पोटेंशियल हॉलो स्फीयर का, ये देखिए हॉलो स्फीयर का वही कहानी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पूछा था, यहां बाहर पूछता है, तो पोटेंशियल वही था, यहाँ पे विभव भी वही है माइनस जीएमए पर आर, ईस्ट पे वहां आर ई की जगह स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देते, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कर देंगे, यही होगा। अंदर भी वहां पे पोटेंशियल क्या था, वही था जो पृष्ठ पे था, यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठोस गोला, ठोस गोले में 2 केस वही आया था,
इलेक्ट्रिक फील्ड में सॉल्व दोनों कैसे ही था। तीसरा वाला खुराफात किया था, तीसरा वाला खुराफात क्या किया था, वहां पे पोटेंशियल था क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 बटे में 2r क्यूब था और अंश में 3r² माइनस r स्क्वायर था। पोटेंशियल क्या होता है, जी एम आई बटे आदि होता है, जी एम आई बटे आदि बटे में 2। ये गड़बड़ है, यहाँ आदि क्यूब करके एक फॉर्मूला होता है, तो हम नहीं लिखा, इसको और इजी कर दे रहा हूँ, आप घबराइए नहीं, आप इसको घबराइए नहीं, इसको और इजी बना दे रहा हूँ। ऐसा है ना, ये 2 यहाँ आदि क्यूब कर देंगे अगर, तो ये ब्रैकेट वाला टर्म हो जाएगा। उसी के तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वैसा ही समझिए, देखिए 2 जीएमआई पर आदि होता है, वहां भी हमने 2 आदि क्यूब किया था, यहाँ 2 आदि क्यूब कर दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा क्या, समझा पड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3r² माइनस r²। ये अब यहाँ पे सेंटर तो कहता है कुछ मान 0 कर देंगे, तो सेंटर पे जो वैल्यू आएगा सरफेस का 3/2, यहां भी वही आया, वहां भी वही था, यहां भी यही है। लेकिन अगर सेंटर पे नहीं पूछा, अगर उसको क्वेश्चन बना, फिलहाल ऐसा आ नहीं रहा है, अगर वो बनाना ही चाह देगा कि स्मॉल r कैपिटल R बाई P के बजाय बना दिया है क्या, हाँ, तो जितना कहता है r बराबर इतना रख दीजिए, अपने आप आ जाएगा, ये फॉर्मूला रखता, मान लीजिए क्या दिक्कत है। देखिए पोटेंशियल इसमें क्या था, क्यू बटे 4 होता है, तो इसमें एडिशन क्या हो, हर में 2r क्यूब कर दिया, अंश में 3r² माइनस r² कर दिया। यहाँ पोटेंशियल माइनस जीएमआई अपन r होता है, हर में हमने 2r क्यूब कर दिया और यहाँ पे 3r² माइनस r कर दिया, सेम तो फॉर्मूला r बाई टी, स्मॉल r बराबर कैपिटल R बाई टी, यहाँ रखिए, अपने आप में डाल जाएगा, दिक्कत समझ आएगा ना, तो ये फॉर्मूला यार उसी के टर्म के तरफ। अभी अभी न्यूमेरिकल कराएंगे, ये सैटेलाइट है, इधर इधर देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देखिए, लंबा है भी मैकेनिक्स, ठीक है, अभी खत्म करना है, मॉडल भी है इसमें, ठीक है। देखिए सैटेलाइट, सैटेलाइट और पृथ्वी अपनी सैटेलाइट में क्या हुआ, उपग्रह, उपग्रह क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, और किसी ग्रह के कोई चीज घूम रहा है चारों तरफ, इसका मतलब 25 साल हो गया, ऑर्बिटल स्पीड हो गया, ठीक। तो इसका मतलब वहां एनर्जी क्या हो जाएगा, ½ mv²। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, √g बटे r या √g आदि। तो काइनेटिक एनर्जी पूछता क्या है, ½ mv² कर देंगे, हाफ m उसका स्क्वायर भी करके रख देंगे, तो आप काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी निकालेंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यह ऊंचाई पे माइनस GMAM बटे RE प्लस H, आप लोग अभी पढ़े थे। ऑर्बिटल स्पीड यही होता है, कम ऊंचाई पे ये हो जाएगा जहां पे H को निगलेक्ट किया जाता है, पृथ्वी के नजदीक कक्षा में स्थिति ऊर्जा ये हो जाएगा गतिज, देखिए आप mv² कर दिया ना, गतिज ऊर्जा ये आ गया। v बराबर क्या होता है, g में पर r, गतिज ऊर्जा आ गया, स्थिर ऊर्जा आ गया, टोटल ऊर्जा आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए। तो जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों तरफ कक्षा में चलता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा ये होती है, गतिज ऊर्जा ये होती है, और कुल ऊर्जा अगर हम सॉल्व करेंगे जोड़ने के बाद वो ऋणात्मक आता है। क्या पूछा मैं बता, और भी कई चीज है इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेन है वो देखिए, इससे ऊर्जा ये गतिज ऊर्जा है, कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, और कितना होता है, ऋणात्मक ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो पूछा है कि कुल ऊर्जा कितना होता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है, और पूछेगा बंधन ऊर्जा कितना है, तो जितना माइनस है उतना अगर हम दे देंगे तो मुक्त हो जाएगा, तो बंधन ऊर्जा यही प्लस में हो जाएगा, GMAM बना दे, और ये क्या करेगा, उड़ जाएगा इसके फल। हाँ ऑर्बिटल का ही है भाई, ऑर्बिट में बोलना तो ऑर्बिटल का ही होगा ना, तो नहीं भी कंफ्यूज, जब कहे पलायन ऊर्जा तो पलायन वेग रखेंगे, और जब कहे ऑर्बिटल, ऑर्बिट में घूम रहा है वहां पे जो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, तो और पलायन ऊर्जा के अलावा कुछ भी कहे तो यही रखिए, ठीक है। किसी कोई डाउट तो नहीं है, ये बताइए, v बराबर होता है √g बटे r, तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 g
MEM/R। तो कुल ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का माइनस होता है, तो माइनस GMM/R। पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM/R इक्वल से आर। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसका मतलब कुल ऊर्जा माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो ये था उसमें। ठीक है, ऑप्शन में। ठीक है, लेकिन वैल्यू सब जानते थे, कहीं से आपको फार्मूला पूछने का डिपेंड है। बंधन ऊर्जा टोटल ऊर्जा का प्लस वैल्यू होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। देखिए, जब स्केप एनर्जी का है, स्केप एनर्जी का है तो हम ये वैल्यू रखते हैं। पलायन ऊर्जा का है तो पलायन में रखेंगे हाफ एम स्क्वायर में, तो ये आता है mg आदि आता है। इसमें शायद 1/2 mg आदि आएगा। ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट तो सब लोगों ने पढ़ा था ना। लेकिन लिफ्ट कौन सा टेस्ट चल रहा था, ये तो इसी में है लिफ्ट। लिफ्ट देखे, लिफ्ट स्थिर होता है तो उसका भार क्या होता है, W बराबर mg। लिफ्ट नीचे की तरफ आता है तो W बराबर mg माइनस है। क्यों, क्योंकि त्वरण g माइनस से होता है, इसलिए भार mg माइनस से होता है। त्वरण g माइनस से होता है। ऊपर जाता है तो त्वरण क्या होता है, g प्लस है। अगर लिफ्ट के अंदर मान लिया कि कोई लड़का है और एक सोनू है, वो एक बॉल हाथ में लिया है, गिराता है, और मोनू नीचे खड़ा है, तो मोनू को देखेगा, जो बॉल दिखेगा स्मॉल जी से नीचे आ रहा है, लेकिन जो सोनू खड़ा है उसको देखेगा नीचे आके, इसमें त्वरण क्या है, जी माइनस है, तो जी माइनस ऐसे देखेगा। ठीक, ट्रेन, कोई लड़का ट्रेन में बैठा है, तो ट्रेन में जो लड़का बैठा है उसको ट्रेन में दूसरा बैठा हुआ लड़का स्थिर दिखाई देगा, लेकिन उसका दोस्त जो मोनू प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको लगेगा सोनू गया, माने सोनू मोशन में दिखेगा। भले ही सोनू जाकर के बैठ रहा है डिब्बे में, ट्रेन में आराम से लगेगा हम स्थिर हैं, लेकिन ट्रेन जा रही है, उसका मतलब सोनू भी जा रहा है। तो प्लेटफॉर्म वाले के रिस्पेक्ट में ट्रेन मोशन में है तो उसका फ्रेंड भी मोशन में है। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर कोई लड़का बैठा है और दूसरा लड़का भी ट्रेन के अंदर बैठा है, तो एक लड़के के रिस्पेक्ट में दूसरा स्थिर है। समझ में आ गया ना, ये भी कभी कभी पूछ लिया है। इलास्टिसिटी है आप लोगों ने तो कैसा डिस्कस कर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। देखिए, प्रत्यास्था क्या होता है, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन होता है। ठीक है, जब स्ट्रेन माने विकृति, जब विकृति में परिवर्तन लंबाई में हो तो प्रत्यास्था क्या होता है, यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति में लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, तो प्रतिबल जगह एफ बटे लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल अपन एल कर देते हैं, तो फार्मूला इसका ये बनता है। इसका मतलब ये दिखाता है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक लंबाई में वृद्धि के व्यस्त समानुपाती है। अब यहाँ पे जो होता है हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा होगा तो प्रत्यास्था ज्यादा होगा, और यंग प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा कब होगा, जब लंबाई में वृद्धि कम होगी। तो स्टील और रबर में स्टील की लंबाई में वृद्धि कम होती है, इसलिए उसकी प्रत्यास्था ज्यादा होता है। रबर की लंबाई में वृद्धि ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रत्यास्था कम होता है। इस पे कभी न्यूमेरिकल आया तो y बराबर एफ एल बटे ए एल वाला फॉर्मूला याद करिए, इसी पे आता है। जैसे लंबाई में वृद्धि प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना हो गया, क्षेत्रफल इतना है तो कितना बल लगाना पड़ेगा, यह प्रत्यास्था गुणांक हो देता है। तो y बराबर एफ एल बटे ए एल आया हुआ है न्यूमेरिकल में, इतना जान लीजिए, बाकी इसके बाद कहानी इनकी खत्म हो गई। स्टील रबर मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज, यंग प्रत्यास्था गुणांक जो होता है, तब गीली मिट्टी ज्यादा रबर होता है, रबर ज्यादा स्टील होता है, स्टील से भी ज्यादा हाथी दांत का होता है एवरेज का। ठीक है, जब विकृति में परिवर्तन आयतन में होता है तो उसको आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, डी से लिखा जाता है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, गैस का सबसे कम होता है। और कंप्रेसिबिलिटी आयतनात्मक का उल्टा होता है, माने अगर ये सॉलिड का सबसे ज्यादा है तो संपीड़ितता गैस का सबसे ज्यादा होगा। संपीड़ित माने बोलते हैं ना, कंप्रेस माने दबाना, तो ठोस गैस में किसको तेजी से दबा सकते हैं, गैस को। भाई ठोस से दबाइए नीचे ही नहीं जाएगा, गैस है हाथ ऐसे, तो कंप्रेस किसको ज्यादा किया जाता है, गैस हो, तो कंप्रेस माने कंप्रेसिबिलिटी,
तो कंप्रेसिबिलिटी गैस के सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। उसी में जब एंगल ऑफ शियर ले लिया जाता है तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, जिसको इंटर से दिखाते हैं। ये चीजें है आपने जो पूछा होता है इंपॉर्टेंट। स्थिति ऊर्जा में वृद्धि 1/2 दे दिया, रबड़ है उस पर एफ बल लगाने से वृद्धि एल होता है। तो स्थिति ऊर्जा प्रत्याश स्थिति ऊर्जा जो होगा वो क्या होगा, 1/2 या क्या, या फार्मूला आता है, वेक्टर आता है 1/2 गुणे स्ट्रेस गुणे स्ट्रेन गुणे वॉल्यूम। ये फार्मूला कहेगा कौन सा ऑप्शन सही है, पीजीटी में भी आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो इस पर आएगा, फार्मूला आएगा 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा था पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनका अनुपात होता है, जान लीजिए। इसका वैल्यू होता है 0 से हाफ के बीच में। प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं पूछता है भाई, 0 से नीचे किसी का प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं होगा, और आधा मैक्सिमम इसका वैल्यू है। तो पॉइसन रेशियो का अधिकतम वैल्यू ये है। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पीजीटी में यही पूछा था, बीटा। अच्छा, इसका ढाल भी यही होता है। बीटा बराबर क्या होता है, पी। कहां गया, लिखा था कहीं बीटा बराबर पी होता है, नहीं लिखा है क्या। एडियाबैटिक बराबर होता है ये, एडियाबैटिक बराबर गामा पी। एडियाबैटिक बराबर गामा पी होता है, या गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल। बीटा टी लिखा तो है, उसमें यही तो लिखा था कि ये बी ए बटे बी टी बराबर गामा, एक ऑप्शन था, वही ऑप्शन सही है। और बी टी की जगह ऐसे लिखा था बी डी पी बटे डेल्टा। तो यही से आपको पकड़ना था। इसका नाम दे दिया है इन्होंने आइसोथर्मल आयतन, समझ में आया ना। तो आइसोथर्मल आयतन प्रत्याशा गुणांक दाब के बराबर होता है, और रुद्धोष में जो होता है वो गामा टाइम्स दाब के बराबर होता है, या दोनों का ढाल जो रुद्धोष में होता है वो गामा टाइम्स ढाल होता है रुद्धोष। ठीक है, गामा का वैल्यू सिर्फ 500 होता है। पता नहीं, ये तो पीजीटी की बात है, अपने नहीं वाई का सिग्मा में रिलेशन पीजीटी नहीं है। अगर होगा भी तो केवल 2 ही फॉर्मूला से पूछेगा। y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा पे आएगा, y बराबर 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। इसी को न्यूमेरिकल आ सकता है बस। और अगर इसमें न्यूमेरिकल आ गया, गलती से कभी सिग्मा पूछ लिया, शिक्षा देखो ये दोनों याद करो, गलती से कभी ये पूछ लिया तो दोनों y बराबर करके, ये दोनों बराबर करके सिग्मा निकाल लेना। ठीक है, और एक फॉर्मूला अगर आप इसको भी याद कर लेते हैं तो 1/y कैसा है उसी का उल्टा कर देंगे तो ये रिलेशन अपने आप याद हो जाएगा। तो बस 3 फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, सारे याद हो जाएंगे सब कुछ। अंतराणविक, ये अंतराणविक बल नियतांक होता है यह प्रत्याशा गुणांक गुणे विस्थापन होता है। स्प्रिंग में संचित ऊर्जा यह 1/2 के एक्स स्क्वायर भी होता है, या 1/2 एफ एक्स होता है, वही जो एफ एल किया था। ये ट्विस्टिंग का फुल पर यूनिट ट्विस्ट नहीं है ना। वर्क पावर एनर्जी, वर्क तो तैयार है, इसमें करो उसको। वर्क क्या होता है, वर्क बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है। थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम वर्क डन होगा। ठीक है, 180 होगा तो माइनस में आएगा, 90 तो वर्क डन 0 होता है। एग्जाम्पल पुली का केस होता है, पुली ले जा रहा है तो 90 बनता है। सभी वृत्ताकार गति में अभिकेंद्र बल और इसके बीच का जो 90 एंगल बनता है, इसलिए सभी वृत्ताकार मोटर में भी आपका कार्य 0 होता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत जल्दी तो नहीं उड़ा दिया। अगर कहते कोई सीढ़ी पे चढ़ता हुआ कोई लड़का ऐसे ऊपर जा रहा है, छत पे पहुंच गया तो कितना वर्क आया mgs कर दीजिए। उस लड़के का मास जी का वैल्यू एच क्या करेंगे, यहां से यहां तक की पूरी ऊंचाई। जैसे दिया एक सीढ़ी की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, सीढ़ियों की संख्या 10 है तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऐसे रख दीजिए बस। पावर, हाँ पावर पढ़ा दिया है क्या, वाट किलोवाट हार्स पावर किलोवाट आवर यूनिट, ये तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा दिया हूं। न्यूमेरिकल कैसा है तो पावर बराबर mgh बटे टी, या एफ डॉट डी बटे टी, वर्क अपॉन टाइम होता है वही। ऊर्जा, देखिए आइंस्टीन ने जो ऊर्जा बताया है वो क्या बताया है, E बराबर mc स्क्वायर, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा सिद्धांत, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये वर्क ऊर्जा थ्योरम है। और अगर दे दिया कि किसी बॉडी का मास m है
शुरू में उसकी वेलोसिटी v1 है, बढ़कर के v2 हो जाती है, तो कार्य कितना हुआ, तो गति ऊर्जा में परिवर्तन हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा, यही कार्य होगा, कार्य ऊर्जा ही है। तो कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वही कार्य के बराबर होता है, ये है। अब आपसे पूछा जाता है संवेग और ऊर्जा में, तो जब ये कहता है ना कि किसी, देखिए अगर कह दिया जाए कि दो बॉडी है जिनका वेग बराबर है, तो गति ऊर्जा ज्यादा किसका होगा, तो भारी मास बॉडी का ज्यादा होगा। लेकिन कह दिया जाए दोनों का संवेग बराबर है, तो गति ऊर्जा हल्के पिंड का ज्यादा होगा। याद आ रहा है, वही बोर्ड में पढ़ाया हुआ भी है, देखो लिखा हुआ है T1 बटे T2 अंडर रूट 1 बटे, याद आ रहा है ना। जब ये कंडीशन दे गए दोनों का रेखीय संवेग बराबर है तो हल्के पिंड की, और यही आएगा क्योंकि हर कोई कहेगा भारी पिंड का गति ऊर्जा ज्यादा है, ये कंडीशन उसको आएगा ही नहीं समझ में, जब पढ़ा होगा तभी कर पाएगा। तो जब संवेग बराबर होता है तो हल्के पिंड की गति ऊर्जा ज्यादा होता है, इसका मतलब गति ऊर्जा द्रव्यमान के इनवर्सली हो जाता है, ये फर्क है। पर यही कंडीशन जब दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी तो संवेग P1 P2 क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ थोड़ा हमें नहीं लगता है क्या आएगा, स्टेबल अनस्टेबल पूछता है। देखिए पीजीटी में था, आपकी इस पीजीटी में था, देखिए तो स्थिति ऊर्जा दिया गया है, फोर्स पूछ रहा है, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। फोर्स दिया, स्थिति ऊर्जा पूछ रहा है, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, अब जब देखिए, अब जब हम ए से बी तक आ रहे हैं तो यहां पे क्या होता है, ए से, अब कैसे पता लगेगा, आकर्षण बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो जब ए से बी आ रहे हैं तो वैल्यू घट रहा है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एस क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, और एफ बराबर माइनस डी अपॉन डी एस होता है, उसकी जगह रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा से प्रतिकर्षण बल। तो जब बल पॉजिटिव आए तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और निगेटिव आए तो आकर्षण। जैसे बी से सी जा रहा है, यहाँ कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो फोर्स माइनस करके होता है, यहाँ रखेंगे निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाए, आकर्षण। मतलब अगर इस तरह से ग्राफ है कुल मिलाकर के स्थिति ऊर्जा पोजीशन का, तो कोई पार्टिकल यहाँ से इधर आ रहा है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो आकर्षण बल लगेगा, और सब अगर एक ही लाइन पे जो आ रहे हैं ये सब इक्विलिब्रियम में, जैसे एक लाइन पे क्या पड़ गया, सी और डी, एक ही लाइन पे दोनों इक्विलिब्रियम में होगा। ए से बी प्रतिकर्षण बल बढ़ रहा है, बी से सी आकर्षण बल। ठीक है, इतना डीप में आए होगा नहीं, पीजीटी में था देखेंगे। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है, न्यूटन मीटर, इसका यूनिट पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या क्या होता है देख लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब, ये रट्टा मान लीजिए 760 mmHg। बैरोमीटर में जो पारे का दाब लगता है, पारे के ऊपर 760 mm का प्रेशर लगता है, कई बार पूछा है आपके एग्जाम में। हाँ, ये कई बार एग्जाम में आया है आपका, 760 mmHg जो बैरोमीटर में दाब लगता है। दाब का मात्रक बार भी है, पावर भी है, पास्कल भी है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, दोनों साइड प्रेशर बराबर होता है, तो एक साइड का फोर्स बटे एरिया बराबर दूसरी साइड का फोर्स अपॉन एरिया करके होता है। इसीलिए देखिए जिधर एरिया ज्यादा रखा जाता है तो वहां फोर्स कम लगता है, जहां एरिया कम होता है फोर्स ज्यादा लगता है। इसलिए जब आपको ब्रेक लगाया जाता है, ट्रैक्टर को कोई लोग चलाते हैं, देखिए ब्रेक साइड में छोटा से इतना बड़ा निकला है, लेकिन टायर के पास में खूब बड़ा सा पकड़ा होता है, तो आप पे कम बल लगाना पड़े इसलिए छोटा आपकी तरफ कर दिया गया है, और उस पर ज्यादा बल लगे इसलिए टायर से रोके, इसलिए टायर के पास में बहुत बड़ा रखा होता है। बड़ा बड़ा इंजन मशीन में छोटा छोटा ऐसे ब्रेक मारने खर्च से रुक जाएगा, हाथ से पे देखिए कभी नहीं रुकने वाला है, चलती हुई गाड़ी में ऐसे ब्रेक मारते हुए रुक जाता है, पकड़ के देखिए फोर व्हीलर में नहीं रुकेगा। तो ये हाइड्रोलिक का कॉन्सेप्ट होता है। ये लगा तो है, देखिए पैर से ब्रेक मार रहे हैं, एरिया कम रखना है, इसको उठाना है तेजी से। हाइड्रोलिक में इधर एरिया ज्यादा है, कभी कभी देखते हैं ना गाड़ी उड़ी लोग धुलवाने जाते हैं, मशीन बटन दाबते हैं, ऐसे बर्गर उठा देता है। तो हाँ, ये वही कॉन्सेप्ट है, जिधर सामान उठाना है उसका एरिया ज्यादा कर देते और इसी को अंदर से कनेक्ट कर देते हैं। ये सब प्रेशर का गेम आता है, फिलहाल यहां नहीं आएगा। पृष्ठ तनाव, आसंजक बल,
भिन्न भिन्न पदार्थ के बीच लगने वाला बल, भिन्न भिन्न पदार्थ कणों के बीच लगने वाला बल आसंजक बल। जैसे दूध और पानी दोनों के बीच लगने वाला बल आसंजक बल। आसंजक माने असमान पदार्थ। ससंजक बल, ससंजक में समान पदार्थ। पानी का ही एक अणु पानी के ही दूसरे अणु के साथ जो बल लगा रहा है ससंजक बल। तो जब आसंजक बल ससंजक से ज्यादा होता है तो दोनों बॉडी आपस में चिपक जाते हैं। जैसे पानी और कांच के बीच लगने वाला आसंजक बल पानी के ससंजक से ज्यादा होता है, इसलिए पानी कांच से चिपक जाता है। आया था पीजीटी 2021 में। ठीक है, इन्होंने कहा है ऐसा होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बताइए। तो भैया यहां देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की कहानी ये है। जब उसमें कह रहा है कि जब कोई पानी कांच की दीवार पे चढ़ जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। देखिए पानी में जब ग्लास डुबाते हैं तो क्या होता है, पानी किनारे पर चढ़ जाता है। चढ़ेगा क्यों? क्योंकि आसंजक बल ससंजक बल से ज्यादा होता है। ज्यादा होगा तो पानी कांच से चिपक, भले पानी यहाँ गया लेकिन किनारे पे चिपका हुआ है, इसका मतलब पानी कांच से चिपकता है, इसका मतलब पानी कांच को भिगा देता है। अब देखिए पानी इस पे ऐसे चढ़ रहा है, कांच जो है ऐसे आ रहा है, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ये बनेगा, इसको सटाते हुए ऐसे एंगल के देना है। थीटा क्या हुआ? 90 से कम है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है। यही पूछा था। जब पानी कांच की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कांच की दीवार के ऊपर चढ़ेगा, चिपकेगा, आसंजक बल ससंजक बल से ज्यादा होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है। लेकिन जब पारे का केस आता है तो पारा कांच की दीवार से नहीं चिपकता है, नीचे आता है, तो पारा नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा तो आसंजक बल कम होगा, नहीं चिपकेगा तो पारा कांच को नहीं भिगाएगा, और नहीं भिगाएगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ये सीधा ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे आ रहा है, इसको सटाते हुए स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये कोण अधिक कोण दिख रहा है 90 से ज्यादा है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा होगा। अगला सिल्वर लाइट में सब कुछ सेम आता है। इस तनाव बराबर एफ बटे एल होता है, बल बटे लंबाई मात्रक न्यूटन मीटर, और ये डाइन पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट एरिया ये सरफेस टेंशन होता है। अब देखिए सरफेस एनर्जी बटे एरिया होता है। अब कुछ चीजें आती है, ये पूछता है कि पृष्ठ तनाव किस में बढ़ता है किस में घटता है। एक तो चीज जानिए, एक चीज में बढ़ता है बाकी सब में घटता है। हम क्या जरूरत है 10 टिप्पणी किस में घटता है? एक ही में बढ़ता है। किस में बढ़ता है पता है? चीनी पानी कोई पिया है कभी? पिया है? अब इस समय इस समय पी सकते हैं। जो चीज जैसे चीनी पानी में घुलने में घुल जाएगा तो चीनी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और पानी क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। हिंदी में बोलते हैं विलायक विलय। तो अगर विलायक पूरी तरह से घुल जाए तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। हाँ, और अगर नहीं घुलेगा तो घट जाएगा। नमक घुलता है पानी में? नमक घुलता है? नमक पानी पिए क्या? पानी पीने क्या? हाँ, लेकिन कंडीशन है, आप अब ये मत बताइए कि 1 लीटर पानी में 2 लीटर चीनी डाल देंगे तब वो संतृप्त विलयन बन जाएगा। ये नहीं होना चाहिए, संतृप्त विलयन नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड लिक्विड नहीं बनना चाहिए, बस कोई चीज नहीं मिलेगा, फिर पाक बन जाएगा। मिठाई इसी में बनाते हैं, फिर गाढ़ा बना देते हैं, मिठाई वाला पाक में बनाते हैं, रसगुल्ला। ठीक है, तो ये चीजें होता है। तो पृष्ठ तनाव एक ही केस में बढ़ता है, जब विलायक में घुलेगा तो बढ़ेगा, बाकी सब केस में घटेगा। भाई डिटर्जेंट पाउडर लगाएंगे घटेगा, साबुन लगाएंगे घटेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे घटेगा, तेल डालेंगे घटेगा। समझ में आ गया? कपड़े का साफ करना पृष्ठ तनाव की घटना है। पानी के ऊपर सुई का तैरना पृष्ठ तनाव की घटना है। डूब जाना आर्किमिडीज का घटना है। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखिए, पृष्ठ तनाव में 3 चीज होता है, लिक्विड ड्रॉप, एयर बबल और सोप बबल। तो आपसे पूछा जाए कि पृष्ठ क्षेत्रफल, द्रव की बूंद का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, और अधिक दाब 2T/r होता है। कभी कभी यही डायरेक्ट रखता पूछ लेता है। एयर बबल का भी यही होगा, सोप बबल में दुगुना हो जाता है, इसलिए सोप बबल का एरिया क्या हो गया? 8πr², और प्रेशर अधिक दाब क्या हो गया? 4P/r। डायरेक्ट कभी कभी ये भी आ जाता है, टीवीटी में आ जाएगा। ठीक है, अब तो दुगना हो जाता है क्योंकि डबल एरिया हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आगे आते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब कुछ नहीं होता है, जब एक पतला पाइप होता है जिसमें पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ने लगता है, वो ट्यूब कैपिलरी ट्यूब कहलाता है। आप अपने पास बताइए कैपिलरी ट्यूब का कोई एग्जांपल है?
मत्थे से पसीना जो आ रहा है ना, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ बहुत छोटे छोटे रोग है जो शरीर के अंदर से निकल के आ रहे हैं, ये नीचे से निकल के आ रहा है, तो बहुत पतला सा कैपिलरी ट्यूब बन गया है। तो अंदर का जो लिक्विड है जब धूप में जाएंगे तो और तेज निकलेगा, वेपर बनेगा, तो और तेजी से ऐसे से बाहर है। इसलिए कहते हैं धूप में पानी खूब पीजिए, पानी कम ना होने पाए, क्योंकि पानी उठा के सब ऊपर आ जाएगा तो फिर बचेगा ही नहीं। वही चीज लालटेन में होता है, तेल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ पौधों के जड़ों में जो पानी जाता है कैपिलरी ट्यूब के जगह चढ़ने लगता है, एक सोखता जान रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फोम कहते हैं क्या? कहीं कोई इन कोम गिरा होता है, ऐसे डाल दीजिए पूरा सोख लेता है। तो कैपिलरी ट्यूब कहाँ से होता है? तौलिया है, टॉवल, एक साइड कोना, उसका पानी डाल दीजिए, सुबह उठेंगे पूरा भीग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिलरी ट्यूब बनाती है। इसका मतलब पानी का किसी पतली पाइप में ऊपर चढ़ने की घटना केशिका कहलाता है। और ऊपर चढ़ने की जो ऊंचाई होती है उस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एच आर, हाँ, तो इसका मतलब एच आर बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, तभी न्यूमेरिकल दे दें। एक केस नली की त्रिज्या R1 है, पानी के चढ़ने की त्रिज्या H1 है, त्रिज्या R2 हो गया तो ऊंचाई कितनी होगी इसमें रख के निकाल देगा। कभी कभी देता है कि केस नली में पानी अभी ऐसे है, यह ऊंचाई तक है, उसको थीटा डिग्री से ऐसे कर देते हैं तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। क्या करते हैं? काश थीटा निकाल लेते हैं। काश थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटे कटवा होता है ना, आधार बटे कौन, यहाँ आधार एच बन गया, कर्ण आपका क्या हो गया, कर्ण आपका ये हो गया, तो एच कॉस थीटा बराबर एच बटे एल, तो एल बराबर एच बटे कॉस थीटा। उसमें ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई ना? बड़ी बोर्ड का छोटी छोटी बोर्डों में टोकना। चले हम इसी में डिस्कशन कर रहे थे, जब बड़ी बोर्ड छोटी बोर्ड में टूटता है तो पिच क्षेत्रफल बढ़ता है, ताप भर जाता है, इसलिए में ठंड लगता है। देखिए आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये रिलेशन आता है, आर बराबर एन पावर 1/3। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी देखा था आप लोगों ने। दूसरा चीज, ऊर्जा में वृद्धि पीजीटी या पीएलटी में भी है, 2021 वाले में पीजीटी में भी कुछ है। अब ये डायरेक्ट रखता मान लीजिए, ठीक है। दो साबुन की बुलबुलें जब आपस में मिल जाती हैं तो मिलने के बाद उसका कॉमन त्रिज्या जो होता है वो होता है R1 R2 बटे R2 माइनस R1। अब देखो एक साबुन का बुलबुला होता है। अच्छा ये बताओ, कपड़ा साफ तो सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो वॉशिंग मशीन कोई रखा नहीं है, तो जब साफ करते हैं तो एक घास टाइप निकलता है, तो बड़ा सा बुलबुला निकलता है, वो छोटा सा निकलता है, कुछ टाइम बाद बड़ा वाला बढ़ता है, छोटा वाला मिलता है। तो बड़ा वाला गायब है तो छोटे में मिलता है, छोटा वाला गायब है तो बड़े मिलता है। बोलो मिलता है, वही है ये, दोनों मिलेंगे तो मिलने के बाद उसका रेडियस हो जाएगा R1 R2 बटे R1 माइनस R2। हाँ, छोटा वाला बड़े मिल जाएगा, तो छोटा गायब होगा भाई, जो छोटा होगा हल्का होगा वही गायब होगा। ठीक है, ये जान लीजिए, ये नहीं आएगा विस्कोसिटी, श्यानता। देखिए श्यानता मैं बता दूं, श्यानता द्रव और गैस का गुण होता है, ठोस में नहीं पाया। ठीक है, एक समान धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है? देखिए वो ऐसे बना है, जहां पे द्रव एक समान तरीके से चल रहा है, इस तरह से एक समान धारा रेखीय प्रवाह कहा जाता है। और जब प्रवाह उल्टा पुल्टा होता है तो ये विक्षुब्ध प्रवाह पाया जाता है। अगर इनका जो है, हाँ, क्रांतिक वेग से अधिक वेग हो जाता है तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा, उससे कम या उसके बराबर है तो एक समान धारा रेखीय होता है। ठीक है, क्रांतिक वेग क्या होता है? क्रांतिक वेग वो वेग है जिससे ना कम स्पीड से अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो क्या होता है? एक समान धारा रेखीय, जैसे पाइप में पानी चल रहा है। लेकिन अगर वेग क्रांतिक वेग से ज्यादा हो गया तो टर्बुलेंट, जैसे बाढ़ आ गया, अचानक बाढ़ आता है तो उसका डायरेक्शन फिक्स है क्या? अभी बाढ़ आ जाए, बाढ़ एक तोड़ ताड़ के पूरा अल्लाह का पोषण बराबर कर देगा। ठीक है ना, कोई रोक पाएगा क्या? तो बाढ़ वाले कंडीशन में टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, पानी कहाँ चला जाता है कोई फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें होता है। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी का ये फॉर्मूला कभी पूछा जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रेडियस है, डेंसिटी है, ये रेनॉल्ड्स कांस्टेंट पूछ लेता है किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली होता है। ठीक है, अब आता है कि हाँ, ताप बढ़ाने पर क्या करते हैं ये बताइए। द्रव में श्यानता होने का कारण क्या होता है? ससंजक बल। ससंजक बल मैंने समान पदार्थ कणों के बीच बल। अणु नजदीक रहेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, दूर है तो बल कम लगेगा। ये बताइए, अगर कहीं 3-4 दुष्ट बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और वहीं चौथा बच्चा आ जाए और एक
लकड़ी ले ली, लकड़ी में खूब कपड़ा बांध के उसी में तेल भर करके आग जला करके भगाना शुरू कर दे। जब बैटरी भागना शुरू नहीं पड़ जाएगा। तो उसी तरह से अगर लिक्विड है, द्रव है, पानी, अगर हम आग लगा देंगे तो क्या होगा? आग लगाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? भागने लगते हैं। तो भागने लगते हैं, दूर दूर जाते हैं, तभी तो आयतन बढ़ता है, तभी तो दूर दूर बाहर आता है। तो दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा, इसका मतलब श्यानता बढ़ जाएगी। इसको इस तरह से पढ़िए, कंफ्यूजन नहीं होगा। माने ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ जाती है। ये पूछा जाता है। श्यान बल क्या होता है? जब कोई भी बॉडी लिक्विड या गैस मीडियम में आगे की तरफ बढ़ता है तो वहां पे उसका विरोध करने के लिए भी एक बल होता है, श्यान बल कहलाता है। एक तरह से घर्षण बल का विपरीत होता है। ठीक है। विस्कस फोर्स क्या होता है? ईटा ए डीवी अपॉन डीएक्स। अच्छा, डीवी अपॉन डीएक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेग प्रवणता, इसका मात्रक होता है सेकेंड इनवर्स, और वीमा होता है t-1। ठीक है। अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत ये होता है, किसी पाइप से अगर पानी फ्लो कर रहा है तो स्पीड एरिया के इनवर्सली होता है। जैसे आप लोग देखें टोटी से पानी सब लोग फ्लो कराते हैं, जैसे एरिया कम करेंगे स्पीड ज्यादा दूर होता है, इसका मतलब वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली होता है। ये भी शायद पीजीटी में इसके रिलेटेड कुछ था। इसी को बोलते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। एरिया की जगह रेडियस रख देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे दे दिया पाइप के एक साइड का रेडियस R1 है, वेलोसिटी V1 है, दूसरे साइड का रेडियस होता है, वेलोसिटी बताइए, इसमें रख देंगे। अब आपका ये पॉइसंस लॉ नहीं है, स्टोक्स थ्योरम 6π8RBT होता है, ये है। टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला आप लोग जान लीजिए। टर्मिनल वेलोसिटी ये होता है, टर्मिनल वेलोसिटी सीमांत वेग क्या होता है ध्यान दीजिए, पूछ सकता है। जब कोई पिंड, देखो जब कोई पिंड द्रव या गैस माध्यम में नीचे की तरफ आएगा तो गुरुत्व बल नीचे की तरफ लाता है तो श्यान बल उसके ऊपर लाएगा। तो एक समय आता है दोनों बल बराबर होते हैं। जब बराबर होते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। पूछ सकता है डिफिनेशन। ठीक है। उसका फार्मूला ये होता है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर न्यूमेरिकल आता है। जैसे ले लिया गया दो गोले, इनका रेडियस इतना है, सीमांत वेग का अनुपात बताइए, तो दोनों आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम बहुत अच्छा है। बर्नौलीज थ्योरम ऊर्जा संरक्षण को दिखाता है, पहला चीज। दूसरा चीज उन्होंने बताया है कि दाब ऊर्जा प्रति एकांक आयतन, गतिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन तथा स्थिर ऊर्जा प्रति एकांक आयतन का वैल्यू नियत होता है, कांस्टेंट होता है। माने ये इक्वेशन होता है। पीजीटी में इक्वेशन लेकर के क्वेश्चन पूछा था कि जब पाइप में दोनों साइड का ऊंचाई बराबर करेंगे तो क्या होगा, हमारा गलत हो गया। ठीक है। उसमें क्या हुआ देखिए, ये दोनों साइड का पाइप हुआ तो दोनों साइड का इक्वेशन बराबर करेंगे, H1 H2 बराबर करेंगे, ये कट गया तो आपका ये आ गया। और जब ये आ गया तो इसमें क्या करेंगे, P1 में से P2 हटा देंगे तो आ जाएगा डेल्टा P बराबर 1/2 इधर चला जाएगा, 1/2 रो V2 स्क्वायर है ना, ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यही सही है। पता नहीं कहां दिमाग में जी आ गया, तो वो यही आया है। ठीक है। अच्छा, आपने क्या पूछा इसका है, दाब शीर्ष, वेग शीर्ष, गुरुत्वाकर्षण शीर्ष। लग रहा है फार्मूला सबका रखना पड़ेगा। मैं कैसे याद किया हूं देखिए, मैं बता दूं, आप ये स्ट्रेटजी बनाइए। बर्नौली इक्वेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा। P 1/2 रो वी स्क्वायर रो जी एच। आप ये सोचिए लास्ट में एच कैसे बचेगा, जब हम रो जी से भाग देंगे तो रो जी से भाग देंगे, सब में भाग देंगे तो यहां भाग देंगे, क्या होगा P/रो जी, इसको बोलेंगे दाब शीर्ष। इसमें रो जी से भाग देंगे वेग शीर्ष, गुरुत्व शीर्ष, और रो जी से भाग देंगे, रो से कट जाएगा, V²/2g हो जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल आया है आपके पीजीटी में कि वेग शीर्ष क्या होता है, V²/2g दे देगा, वेलोसिटी इतना है तो वेग शीर्ष बताइए। ठीक है। वही मैंने देखिए यहां लास्ट में लिखा है, इधर देखिए। अच्छा, V²/2g वेग शीर्ष, P/रो दाब शीर्ष, यहां लास्ट में एच बचता है। यूनिवर्सिटी ऑफ रिफ्लक्स शायद नहीं है, अपेक्षित घनत्व शायद नहीं है आपका, वैश्विक घनत्व, रेस्टोरिंग कपल बेंडिंग मोमेंट है ही नहीं। कंटिलीवर एलटी में था, एलटी में पूछा गया था, इसमें नहीं है, आपके एलटी में था, ये वाला केस था। मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति में देखिए कुछ है वे नहीं। प्रक्षेप गति में जब हम किसी पिंड को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना लेता है, T बराबर U sin थीटा अपॉन G। तो उड्डयन काल कितना हो जाता है, 2U sin थीटा अपॉन G।
ऊंचाई कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पर 2g, मैक्सिमम ऊंचाई ये हो जाता है ना। परास क्या हो जाता है, ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पर जी, थीटा बराबर 45 डिग्री पे परास अधिकतम हो जाता है, माने 45 डिग्री फेंकेंगे सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता है, ठीक है। थीटा और 90 माइनस थीटा पे हॉरिजॉन्टल रेंज बराबर होता है, जैसे 30 डिग्री पे जो होगा 90 में 30 घटाएंगे 60, दोनों पे परास बराबर होगा, लेकिन 45 पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। उच्चतम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है, स्थितिज ऊर्जा ई साइन स्क्वायर थीटा और गतिज ऊर्जा होता है ई कॉस स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज में ये रिलेशन होता है, और मैक्सिमम रेंज और केवल हाइट में, माने मैक्सिमम परास प्राप्त करने के लिए हाइट और रेंज में ये रिलेशन होता है, ठीक है। कौन सा कोण है जिस पर हाइट और रेंज दोनों बराबर होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट, tan इनवर्स 4। क्लियर, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिला था। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है भाई, जब कोई एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पर आगे की तरफ बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए विपरीत दिशा में एक बल लगता है, जो वो घर्षण बल होता है। ये घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है, ठीक है। यही म्यू आर होता है। अच्छा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू बराबर एम बटे आर होता है, लेकिन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर निर्भर नहीं करता है, ये जो पृष्ठ है उसके स्वभाव पर डिपेंड करता है। चिकना है तो लगभग 0 होगा, खुरदुरा है तो उसका मान होगा, ठीक है। अच्छा, अगर स्थिर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, स्टैटिक घर्षण गुणांक। जब कर रहा है तो गतिज होगा, लुढ़क रहा है तो रोलिंग होगा, स्लाइड कर रहा है तो स्लाइडिंग होगा। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो वैल्यू होता है वो स्टैटिक घर्षण का होता है, और इसका वैल्यू का मैक्सिमम मान कितना होता है 1, ठीक है। बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। मोशन ऑफ बॉडी इन क्वांटिटी, जैसे देखिए दो मास बॉडी है m1 m2, इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा तो दूसरा कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, ये इसके ऊपर F लगाएगा, ये भी इसके ऊपर F लगाएगा, तो m2 m1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसी को कांटेक्ट फोर्स कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स m2 के द्वारा इस पर कितना लगेगा, m2 इंटू ए, और a बराबर m बटे m1 प्लस m2 होता है, ये होगा। माने जैसे हम यहाँ है, सोनू यहाँ है, मोनू यहाँ है, हम सोनू को अगर एक फोर्स लगा रहे हैं तो सोनू मोनू को एक फोर्स लगाएगा, तो मोनू सोनू को जितना फोर्स लगा के ब्लॉक करेगा वही कांटेक्ट फोर्स है। जो तीसरा गिरने वाला है वो दूसरे से होगा, वो कांटेक्ट फोर्स है। और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेशन होता है, तो जिस बॉडी के द्वारा फोर्स लगाया जाएगा उसका मास इंटू एक्सेशन, ए बराबर टोटल फोर्स बटे टोटल मास होगा। आया है या पुल्ली का ये होता है, पुल्ली का आप समझ रहे हैं ना, m1 नीचे खींच रहा है तो तनाव ऊपर लगेगा, m2 नीचे खींच रहा है तनाव ऊपर लगेगा, दोनों में, ठीक है। दोनों में त्वरण पूछता है और T, तो त्वरण का मान ये होता है, ये देखिए तनाव ये होगा, त्वरण ये होगा। त्वरण क्या होता है, ज्यादा वाले मास में से कम वाले मास को घटाया गया इंटू जी बटे टोटल मास, और तनाव ये होता है। प्रतिक्रिया बल पूछे तो एक तनाव इधर लग रहा है, एक तनाव इधर लग रहा है, तो ये भी प्रतिक्रिया दोनों जोड़ देंगे तो प्रतिक्रिया बल 2T होता है। ए बराबर m1 माइनस m2 जी बटे m1 प्लस m2, टी बराबर 2 m1 m2 जी बटे m1 प्लस m2, आर बराबर टी का डेल्टा। हॉरिजॉन्टल पुल्ली आया हुआ नहीं, हॉरिजॉन्टल पुल्ली m1 जी बटे इतना होता है, पढ़ लीजिएगा ये हो। अब खुरदरे वाले तल पर जब बॉडी नीचे आता है तो क्या होता है, जब खुरदरे वाले तल बॉडी नीचे आता है तो वहां घर्षण बल क्या होता है, ये भी कभी बीच बीच में पूछ लेता है। देखिए खुरदरे आने तल नीचे आ रहा है तो क्रिया बल आर ऊपर प्रतिक्रिया पर लग रहा है, तो क्रिया बल mg sin थीटा लग रहा है, तो आर बराबर क्या लग गया, mg sin थीटा। इसलिए घर्षण बल म्यू आर होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ म्यू mg cos थीटा लगता है। बीच स्टेप से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब भी कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रहा है तो घर्षण बल बताइए, ये लगेगा। और ये किस एक्सेशन से आता है, ये बराबर जी साइन थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन अगर ये तल चिकना हो जाए तब ये किस एक्सेशन से आता है, ए बराबर जी साइन थीटा। फिर ये सिर्फ कितने एंगल से झुका हुआ है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं, किसी चीज पर नहीं। कितने जी तो वो भी फिक्स रहेगा, 9.8 फिक्स है। कितने एंगल से झुका है, जैसे दे दिया गया है दो पार्टिकल एक 70 डिग्री पे झुका है 50 पे, तो कौन नीचे आएगा, 70 वाला पहले है। किसी का दबाव भारी हो चाहे हल्का हो, मास पर डिपेंड नहीं करता। नीचे आते समय माइनस है, ऊपर जाते समय ये प्लस हो जाता है, ठीक है।
कोई पिंड जब लुढ़क रहा है तो ऐसे केसेस में क्या होता है, लुढ़क रहा है तो बॉटम पे उसका वेलोसिटी क्या होता है, v बराबर अंडर रूट 2as, और a बराबर होता है g sin थीटा बटे 1 प्लस k स्क्वायर अपन r स्क्वायर। अब जिसको लुढ़काइए, सॉलिड स्फीयर को लुढ़काएंगे तो a का मान कितना आएगा, 5/7 g sin थीटा आता है। सॉलिड कहाँ है, ये है, ये 5/7 जी sin थीटा। तो जब इंक्लाइन प्लेन पे ठोस गोला लुढ़कते हुए जाता है उसका कोण 5/7 जी sin थीटा होता है। रिंग आता है तो इसका 1/2 जी sin थीटा होता है। बाकी और भी निकाला गया है आगे, ठीक है। सेल का कितना होता है बताया था, ये 3/5 होता है और डिश का 2/3। क्या करना है, थीटा ही रखना है, बाकी सब कुछ फिक्स है। कौन सबसे पहले आएगा, ठोस गोला, क्योंकि उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। दोनों को वेलोसिटी का रेशियो करना है तो आप ये करिएगा। वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है, यहाँ पे रोलिंग है ना, ये अंडर रूट 2s होता है, दोनों सेम दूरी चलेंगे तो दोनों का s और 2 कट जाएगा, दोनों का अंडर रूट एक्सेशन हो जाएगा। इसका एक्सेशन 5/7 जी sin थीटा, उसका 1/2 है, जी sin थीटा कट जाएगा तो भाग दे देंगे 5/7 बटे 1/2, अंडर रूट 10/7 आएगा। ये देखो, ये एग्जाम में पूछा है कि जब ठोस गोला और रिंग लुढ़कते हुए नीचे आता है तो बॉटम पे वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बॉटम बराबर अंडर रूट 2as बटे अंडर रूट 2s, 2s कट जाएगा, इसका एक्सेशन सॉलिड स्फीयर का, इसका एक्सेशन रिंग का, वैल्यू रखेंगे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, जब क्षैतिज में लुढ़कता है तो वहां पे दो तरह की ऊर्जाएं होती है, एक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक रोडिंग होता है। ट्रांसलेशनल कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर, रोडिंग होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब जिसको लुढ़काएंगे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख दें, ठीक है। वेलोसिटी के टर्म में पूछता है तो आर ओमेगा की जगह v कर देंगे, और अगर आर ओमेगा में कहता है तो v गुना r। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, सॉलिड स्फीयर को यहाँ पर लुढ़काया जा रहा है, तो देखिए सॉलिड स्फीयर लुढ़काया जा रहा है तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, 1/2 आई की जगह 2/5 mr स्क्वायर रख दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये टोटल निकालेंगे तो कितना आ गया, mv स्क्वायर का मान 5/इतना तो आया आपका 7/10, ये 7/10 mv स्क्वायर आ गया। आर ओमेगा में पूछ रहा है, v बराबर आर ओमेगा होता है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो। रिंग को लुढ़काया जाए तो आई की जगह एम आर स्क्वायर कर दीजिए, जिसको लुढ़काया जाए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे उसका वैल्यू रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/, कभी कभी पूछ लेता है कि घूर्णी गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, तो घूर्णी गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, कभी कभी डायरेक्ट इसको भी मिलाता होगा। अब धीरे धीरे हम लोग बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। कोणीय संवेग संरक्षण, अच्छा रेखीय संवेग, जब बाह्य बल शून्य होता है तो रेखीय संवेग संरक्षित होता है, P1 V1 बराबर P2 V2 या M1 V1 बराबर M2 V2। जब बाह्य बल शून्य हो तो रेखीय संवेग संरक्षित, यहाँ M1 V1 बराबर M2 V2 आ जाए तो रेखीय संवेग संरक्षित होता है। बंदूक से गोली फायर करना या रॉकेट की गति इसी पर डिपेंड करता है। और अगर किसी बंदूक से गोली फायर किया जाता है, गोली का द्रव्यमान m है, गोली का वेग v है, बंदूक को बल झेल सकता है f है, तो प्रति सेकंड कितनी गोली निकलेगी, f/m। कुछ नहीं करना है, जब कुछ ना समझ में आए तो ऐसे करिए, मशीन गन या बंदूक से जितना फोर्स लगाया जा रहा है कितना है, एक गोली पर फोर्स लगेगा m में और n गोली दागा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n इंटू m टू बराबर वेग बटे समय। नंबर ऑफ गोली है द्रव्यमान, वेग बटे समय। इसमें पूछा नंबर ऑफ गोली पर सेकंड तो n/t, ये न्यूमेरिकल कोई रहा होगा, ये निकाला हूं। और अभी 1-2 दिन पहले हम लोग को डिस्कस कर रहे थे, उसमें केवल ये था कितनी गोली निकलेगी, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, यही रखना है, ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण, जिसी तरह से बाह्य बल शून्य होता है तो रेखीय संवेग संरक्षित होता है, उसी तरह से बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है तो कोणीय संवेग संरक्षित होता है। और शक्तिमान नाचने वाला कॉन्सेप्ट यही तो है, जब यहाँ पे कहे पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दी जाती है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप यही फॉर्मूला डायरेक्ट कर दीजिएगा, आपका ये समीकरण देगा। इसके अलावा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। T2/T1 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर। जब ऐसा प्रश्न आए
कि कोई भी बॉडी है उसका मास नहीं चेंज हो रहा है, उसका केवल त्रिज्या बदल दिया जा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो कोणीय संवेक्षण। अच्छा, T2 अपॉन T1 बराबर R2 बटे R1 का हो। आप लोग हर जगह यही पढ़ते आए हैं, T2 बटे T1 बराबर R2 बटे R1 पावर 3/2। वो नहीं लगाइए, यहाँ पे ये लगेगा। अरे 24 घंटे है तो 6 घंटे हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी का आवर्तकाल 24 घंटे है, त्रिज्या आधी कर दी जाए तो 6 घंटे होता है। शायद क्वेश्चन भी किया गया होगा। देखिए दूसरा चीज, सेंटर ऑफ मास पूछा है, शायद पीजीटी में है, टीएलटी में है, किसी में था। देखिए सेंटर ऑफ मास पोजीशन का है, तो जिसका पूछता है द्रव्यमान साथ उसका गुणा बटे टोटल द्रव्यमान, वेग का पूछता है द्रव्यमान साथ उसका गुणा बटे टोटल द्रव्यमान। लेकिन ध्यान दीजिए, वेग को m1v1 बराबर संवेग लिखा जा सकता है, यही था संवेग संरक्षण दिखाना इसका। उसी तरह से त्वरण पूछ रहा है, तो m1a1 प्लस m2a2, m1a1 बल दिखा रहा है, ठीक है। ये द्रव्यमान केंद्र है। अच्छा, द्रव्यमान केंद्र कहीं भी हो सकता है, ठीक। कंजर्वेटिव फोर्स है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षित बल वो बल होता है जो आर का फंक्शन होता है, ठीक है। दूसरा चीज, ये इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला फॉलो करें, ये सेंट्रल फोर्स होता है। और बस यही चीजें, कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं आपका, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, ठीक है। ये सब बल आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इसमें वर्क डन जो होता है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। घर्षण बल, रिटार्डेशन फोर्स जिसको मंदन बल कहते हैं, विस्कस फोर्स, श्यान बल, मैग्नेटिक फोर्स बाई स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर में आर स्क्वायर नहीं आता है, ये सब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जहां पे आर स्क्वायर करके आता है, वो सब आपके कंजर्वेटिव फोर्स है। कोलिजन टक्कर है ना, टक्कर देखिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जब कोलिजन बार बार होता रहता है इलास्टिक कोलिजन है। गैस के अणुओं के बीच होने वाला टक्कर इलास्टिक कोलिजन है। यहाँ पे संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित होता है, माने लड़ने के पहले का संवेग बराबर लड़ने के बाद का, ठीक है। इसमें जितना फेंकेंगे वो आकर के उतनी की दूरी तक आ जाता है, इसलिए ई का मान 1 होता है। इसमें देखिए ये दोनों बराबर हो गए, बराबर होगा तो ई का मान ये देखें बराबर हो गया, ई का मान 1 आ गया, ठीक है। अब आप लोग वही लगाइएगा, संवेग पूछता है तो m1v1 प्लस m2 नहीं, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। इसे सॉल्व करिएगा। इस वाले फार्मूले को मत पढ़िए, बड़ा लंबा फार्मूला है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। u1 v फाइनल वेलोसिटी v1 ये होगा, v2 लेकिन आप वही लगाइए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोशन, टकराने के पहले का सबका संवेग बराबर टकराने के बाद का। इलास्टिक कोलिजन में संवेग सब में कांस्टेंट होता है, पहले जान लीजिए। ऊर्जा इलास्टिक में होता है, इलास्टिक में ऊर्जा कांस्टेंट नहीं होता है। इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में ऊर्जा की हानि होती है। इन इलास्टिक का मतलब अप्रत्याश। अप्रत्याश क्या है, दैनिक जीवन में होने वाला टक्कर क्या है, इन इलास्टिक है। और पूर्ण अप्रत्याश परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जब दो बॉडी लड़ने के बाद चिपक जाए, चिपकेंगे तो दोनों का वेग एक कॉमन वेग हो जाएगा। फॉर्मूला वही लगाइएगा, लड़ने से पहले का बाल लड़ने के बाद दोनों चिपक गए तो m1 प्लस m2 दोनों ब्रैकेट बंद करके कॉमन वेग भी, दोनों सेम दिशा में जाकर लड़ना है, प्लस करना है, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे आ रहा है, माइनस करना है। मैंने जैसे m1 u1 स्पीड से ऐसे आ रहा है, m2 u2 स्पीड से ऐसे आ रहा है, m1 u1 माइनस m2 u2 लड़े, लड़ने के बाद चिपक गए, चिपक के कॉमन विषय जा रहे तो क्या लिखेगा, m1 u1 माइनस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 v। तो उसको रखेंगे तो फॉर्मूले से बचत हो जाएगी, नहीं पढ़ना पड़ेगा। इलास्टिक देखिए, इलास्टिक में दोनों बराबर होता है, ई का मान बनाएगा। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होता है, दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। इलास्टिक में 1 आए, इसमें 0 आए, इसका मतलब इन इलास्टिक में क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, इसलिए इन इलास्टिक क्या दिखा रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो आपसे ई का मान पूछेगा, संवेग और ऊर्जा पूछेगा, संरक्षित है कि नहीं है। ऊर्जा हानि होता है, प्रत्याश को छोड़ करके दोनों में हानि होता है, ऊर्जा केवल प्रत्याश में ही संरक्षित होता है। और बहुत हुआ तो ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन दे देगा, 2 ग्राम का पार्टिकल इतने वेग से जा रहा है, टकराया इतने ग्राम से, लड़ने के बाद इतना वेग हुआ, तो वही कंजर्वेशन लगाइए, हो जाएगा। रिबाउंडिंग है नहीं, क्रॉसिंग ऑफ रिवर अभी आप लोग को बता ही दिया था, ऐसे जाना है, ठीक है। रेन वाला आपको बता ही दिया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आपने एक चीज बताया था, जब अबाउट डायमीटर पूछे तो उसके एक्सिस पे दे दिया है, 2 से भाग दे दीजिए। अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस पूछे
तो ऐसे जो है उसमें एम स्क्वायर जोड़ देते, खत्म कहानी। ये सब चक्कर मत पड़िए। परपेंडिकुलर दोनों आई एक्स प्लस आई वाई होता है, 2 से भाग क्यों बोला था, क्योंकि दोनों सेम होता है, तो ये 2x हो जाएगा, तो x बराबर 2 से भाग इधर हो जाता है, वही बोला था। और पैरेलल में क्या होता है, वाई के साथ हमारा स्क्वायर मिल जाता है, इसलिए मैंने ये बोला था टेंशन। अब इसके बाद तो कहानी मतलब मॉडर्न कंडीशन बहुत जल्दी खत्म होगा। आइए, मॉडर्न में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सबको पता है। प्रकाश जब प्लेट पे पड़ता है, इलेक्ट्रॉन से सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करता है, करंट फ्लो कर जाता है। तो प्रकाश से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की घटना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन, जो प्रकाश करंट देगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ऐसा नहीं कि करंट फ्लो कर जाएगा, उसकी 2 कंडीशन है। वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब आने वाली प्रकाश की ऊर्जा कार्य फलन के बराबर या उससे ज्यादा है। कार्य फलन क्या होता है, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा, या आने वाली प्रकाश की आवृत्ति इसके बेहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, तभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर ना कंडीशन। अब ये ग्राफ में बताता है प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट की संख्या बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। ये 2 ग्राफ मेन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिस पर आपका इलेक्ट्रिक करंट 0 होता है, करंट नहीं फ्लो करता है। आइंस्टीन थ्योरी ने ये बताया कि प्लेट पर जब पड़ता है लाइट, इलेक्ट्रॉन निकलता है, समय का कोई नुकसान नहीं होता है, टोटल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन होता है, यही बेसिक है। अब इसमें न्यूमेरिकल आपका जैसे एच न्यू करके आ जाता है, इसके बाद तो आपका ले जाएगा ना जो भी न्यूमेरिकल है, जो कहेगा वर्क फंक्शन देता है, इसकी जगह न्यू दे दिया तो एच न्यू करके हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे भी पीजीटी वाला क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी दे दिया था और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां से हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ई माइनस वर्क फंक्शन कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी दिया है हो जाएगा एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, यही रखना है। फ्रीक्वेंसी दिया था, वर्क फंक्शन रखिए, काइनेटिक एनर्जी अपने आप आओ। तो ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप आराम से निकाल लेंगे जो भी नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछता है तो ध्यान देना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ से भाग देना है। जो में पूछता है तो डायरेक्ट में जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन गलत हुआ था। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा सबको पता है, वेवलेंथ क्या होता है, RZ स्क्वायर 1/NO स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। कुल मिलाकर के एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। कुल मिलाकर एनर्जी का फॉर्मूला आपको लगाना है, रेडियस का फॉर्मूला आपको इससे लगाना है और एनर्जी का इससे लगाना है। अभी आपका एलटी में ये क्वेश्चन डिस्कस था। हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट n का मान 1 से शुरू होता है, फर्स्ट एक्साइटेशन 2 हो जाता है। तो जैसे ये चौथी कक्षा में इसका मतलब n बराबर 5 रखेंगे, अब ग्राउंड कहता है तो n रखेंगे। दूसरा हीलियम की वजह क्या होगी, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, Z2n 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके रखेंगे, केमिस्ट्री का पोर्शन था इसमें आ जाएगा। दूसरा चीज इसमें जो आता है आपका सीरीज, तो देखिए लाइमन सीरीज किसमें पाया जाता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। बामर सीरीज किसमें पाया जाता है, विजिबल में। लाइमन के लिए n का मान n1 का मान 1 होता है, n2 का मान उससे आगे होगा। बामर के लिए n1 का मान 2 होता है, बाकी का मान उससे आगे होगा। ठीक है, तीसरा चीज आपका जो होता है मैक्सिमम एनर्जी निकालना है तो n2 का मान हम मैक्सिमम कर देंगे, या मिनिमम वेवलेंथ निकालना, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ एक ही चीज है। तो मिनिमम वेवलेंथ निकालना है तो n1 में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, n2 का मान मैक्सिमम करते हैं, माने मैक्सिमम एनर्जी बराबर n2 का मान मैक्सिमम रखेंगे, या मिनिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं इसको कैलकुलेशन करेंगे। 912 एंगस्ट्रॉन आता है, तो हाइड्रोजन का सबसे कम तरंग दैर्घ्य लाइमन का आता है, वो आता है 912 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं तो n2 का मान मिनिमम करें। मिनिमम कहां शुरू हो, लाइमन में 2 से शुरू हो रहा है। ठीक है, बामर में हो गया उसी तरह से, पास्टन इंफ्रारेड में, ब्रैकेट इंफ्रारेड में, ये भी तो था एलटी में आपके। और शुभ सीरीज आपका किसमें होता है, इंफ्रारेड में। अब एक कहानी और है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा फुल सीरीज का होता है, इसलिए एनर्जी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका उल्टा लाइमन का होगा। और एक क्वेश्चन पूछा था पीजीटी में अभी, इसमें किसकी ऊर्जा ज्यादा है, तो जिसमें n1 का मान 1 है उसी का ज्यादा होगा। क्वेश्चन हम लोग करवाया हूं, n1 का मान 1, n2 का मान समथिंग, n1 का मान 2, तो n1 लाइमन को दिखाता है, 2 बामर को दिखाता है, 3 पास्टन को दिखाता है। लाइमन की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये पीजीटी में पूछा गया था।
और कभी कभी पूछ लेता है किसमें विजुअल भाग में कौन पाता है, विजुअल में कौन पाता है, बाबर सीरीज पाता है, तो बाबर सीरीज का मान कितना होना चाहिए, तो समझ में आ रहा है। एक्स रेस क्या होता है, जब कोलिज नलिका में उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को लाते हैं उच्च एटॉमिक नंबर के एलिमेंट मोलिब्डेनम या टंगस्टन जैसे टकराते हैं, तो क्या होता है, एक्स रेस फोटॉन के रूप में बाहर आता है और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तो एक्स रेस की उत्पत्ति फोटॉन के रूप में होती है। एक्स रेस दो तरह से होता है, हार्ड एक्स रेस, शॉर्ट एक्स रेस। हार्ड की भेदन क्षमता